ऐसे हस्बैंड के साथ कैसे रहें जिनसे बात करने बैठो या कुछ बातें शेयर करो तो झगड़ा कर बैठे हैं, या तो मोबाइल चलाते रहते हैं और बातें इग्नोर करते हैं और फिर बोलेंगे कि मुंह बना के बैठी रहती है, दिन भर घर में बैठी रहती है, खुद जॉब से आके मोबाइल बैठते हैं और मुझे उल्टा सुनाते हैं। देखो, जब कोई आपके साथ नॉर्मल, आपको जो ड्यू रिस्पेक्ट है आपकी, क्या ना, वो नहीं मिलती किसी रिश्ते में, और आपको चाहिए कि वो बंदा आपकी बात सुने, ठीक है, वो अब समझदारी से काम नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं आपको पहल करनी पड़ेगी। उस गेम की शुरुआत, कहना चाहिए, आपको करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। ठीक, कैसे? मोबाइल चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट आ रहा है और आपकी वो बातें इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपको इतना आइडिया होगा कि आपके हस्बैंड को किस तरीके की बातें पसंद आती हैं, ठीक है। मान लो हमें अपनी दिल की बात कहनी है, हमें कोई जरूरी बात बतानी है, घर की या किसी रिश्तेदार की, या कुछ अपने मन की व्यथा बतानी है, हमारा मन तो है वो बताने का, लेकिन सामने वाला उसमें तो इंटरेस्ट ले नहीं रहा। पहला बॉन्ड क्या है, कि पहला काम क्या है, बॉन्ड क्रिएट करना, ठीक है। तो आप उनसे उतनी और वो ही बातें करो जिनमें उन्हें दिलचस्पी आती है। शुरुआत ऐसे करो। एक टाइम आएगा जब आप लोगों के बीच में बातें होने लगेंगी, नहीं होंगी तो उन्हें भी खटेगा कि यार बात नहीं हुई आज। जब वो स्टेज आ जाए तब आप धीरे धीरे करके अपनी और बातें भी उनसे शेयर कर पाओगे और वो सुनेंगे, ठीक है। हमें क्या होता है, और ये नॉर्मल भी है भाई, हमें सुनानी है अपनी कोई पीड़ा, हमें कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई परेशानी है, अगला आदमी उसमें तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, उसको अपनी पड़ी है, तो फिर हम क्या होता है, हम तो इससे बात ही नहीं कर रहे, या जब भी बात करो यही होता है। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि इससे कैसे डील करें, क्योंकि पति ये छोड़ तो सकते नहीं, ठीक है ना। तब आपको यही करना है कि भाई थोड़ा सा सब्र बांधो, पहले शुरुआत नॉर्मल बातों से करो जो उसको मजे आए जिस बात में करने में, जब वो बात करने लगे उसके बाद फिर आप बाकी सारी बातें भी करो। तो ये है एपिसोड 214, जिसमें मैं एपिसोड 213 के जवाब देने वाली हूँ, और आई होप कि सबके जवाब दे दूंगी। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, आओ बहन बातें करें। दीदी नमस्ते, मेरे हस्बैंड जी मैंगलोर में रहते हैं, मेरी जेठानी मुंबई में रहती है, आते हैं यहाँ पर तो 8 दिन रहते हैं, फिर मेरी जेठानी के यहाँ मुंबई में जाते हैं। 8 दिन रह गए तब जाते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं कि मैं बात नहीं करता हूँ, फिर भी वीडियो कॉलिंग सब कुछ बात मत करते हैं। जब मैं पकड़ ली तो बोले सामने वाला गंदा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम बोले कि ब्लॉक कर दो, फिर जेठानी सिर्फ मना की तो जेठानी मुझे गाली देने लगी। हम बोले कि ठीक है, 3 दौरान जेठान है, हम लोग अलग अलग हो जाएं, सास ससुर तो नहीं है आप पर, वहाँ लोग अलग नहीं होती हैं, जब आती हैं तब हमसे ही काम कराती हैं, अपने बैठी रहती हैं, खाती पीती हैं और शिकायत भी करती हैं। मेरा दीदी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं बोलती हूँ आप मेरे पति से क्यों बात करती हैं चोरी चोरी, तो इनकार कर देती हैं, और फिर बताया थी मेरे, पता नहीं, मतलब आधी तो स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत ज्यादा, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि भाई आपके पति आपकी जेठानी से बात करते हैं। अगर आपके पति ये कह रहे हैं सामने वाला गंदा है तो मैं क्या करूं। पहली चीज, उनसे बोलो कि स्पीकर पर बात करो, प्राइवेट बात नहीं करो, अगर आपके मन में चोर नहीं है, सॉर्टेड, ठीक है। दूसरी चीज कि अलग नहीं हो रही, आपसे काम करा रही है, कौन किससे काम करा सकता है। खाने का टाइम हो रहा है, 3 लोग हैं, अगर तीनों में से कोई नहीं उठ रहा, तुम्हें मुंह चढ़ के कह दिया कि तू बना, तो सीधे बोलो कि क्यों, अपने को भूख लग रही है मंगा के खा लो। भाई एक है ना कि एक ही आदमी करे जा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसको कोई गला पकड़ के करवा नहीं सकता। क्या ही करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे कि क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, तो आप भी बोलो कि क्यों ही करूं मैं, आप क्यों नहीं। भाई 2-4 साल कोई पहले आ गया शादी करके, कोई बाद में आ गया, तो इससे ये थोड़ी है कि देवरानी है तो वो फिर सारी जिंदगी, मतलब सास का या तो करेगी, सास नहीं है तो वो जेठानी तो फिर पूरी जिंदगी मजे में रहेगी, उसको तो काम ही नहीं करना। क्यों जी, हम 2 साल पहले शादी करके आ गए। बहुएं तो बराबरी लेवल पे है ना, चलो छोटे बड़े का थोड़ा बहुत लिहाज कर लिया, या चलो 10-15 साल बड़ी जेठानी है कि यार उम्र का तगादा है, शरीर है, थोड़ा बहुत कर लिया। तो जब आप पे फोर्सफुली कहे तो आप कहो कि क्यों, मैं क्यों, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। इतनी ऐसी चीजों को ना, ये देखो बढ़ती इसलिए है क्योंकि आप दिल पे ले लेते हो, दिल पे मत लो, दिमाग से खेलो, तो सब सही हो जाता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपने वीडियो में बोला भगवान ने इंसानों को धरती पर भेजा, मतलब भगवान ने इंसानों को बनाया, तो फिर भगवान को यानी राम जी, कृष्णा जी, इन सबको किसने बनाया, इनका भी तो जन्म हुआ फिर मृत्यु, ये कैसे हुआ, दुनिया बनाने वाले ही जन्म ले रहा है
और मृत्यु भी हो रही है। ये कैसे हो गया? क्या भगवान ने केवल इंडिया के लोगों को ही बनाया, बाकी को नहीं? क्योंकि इंसान तो वो भी हैं, पर वो ऐसा नहीं मानते कि हमें भगवान ने बनाया। देखो, मुझे लगता है आप इसमें धर्म में जा रही हो, और मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ पहली चीज, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है प्रैक्टिकली कि ये लॉजिक हो सकता है भगवान पे विश्वास करने के नाते। देखो, भगवान क्यों आए? राम जी और कृष्ण जी बन के वो क्यों उन्होंने जन्म लिया इंसान बन के, और क्यों वो मरे? क्योंकि इंसानों को ऐसा लगने लगा था कि ऐसे तो चल ही नहीं सकता। वो उन्होंने ना हर चीज का तोड़ मरोड़ करके स्वरूप विकृत कर दिया था। उसको ठीक करने के लिए समय समय पर भगवान जी को आना पड़ता है। जैसे गीता के श्लोक में बोला है ना कि जब धर्म की हानि होगी तब मैं अवतार लूंगा। तो जब जब अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने महाभारत ये जो नई वाली है इतनी बार देख ली, मुझे लगता है 3 या 4 बार मैंने इसके पूरे पूरे एपिसोड देख चुकी हूँ, और बहुत डीपली बैठ के देखती हूँ आराम से। ठीक है। जो राम जी के टाइम पे उन्होंने एक वो बनाया नियम कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो अपने वचन के पीछे आजीवन उन्होंने दुख भोगना स्वीकार किया, लेकिन वचन नहीं तोड़ा। जो उन्होंने मुंह से बोल दिया, या उनके पिता ने मुंह से बोल दिया, या उनकी माता ने मुंह से कह दिया, वो चीज उन्हें पूरी करनी है। उससे रिलेटेड हर बंदे को पूरी करनी है। ये नियम था, इसी पे पूरी रामायण बनी रही। ठीक है। अब आप महाभारत पे आओगे ना, जब उसके अगले युग में उसी एक नियम के चलते इतने अधर्म, इतने पाप हो गए, क्योंकि किसी ने मुंह से एक बात कह दी थी और वो उससे मुकर नहीं सकता। वो राम जी के उस लिए लाइन को खींचते 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 एंड में आके उसी लाइन का फायदा उठाते हुए द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण तक हो गया। सारे वीर धीर गंभीर बैठे रहे, है ना, और उसके साथ गलत हो रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन सब अपने धर्म को पकड़े बैठे हैं। यही बात उसमें बार बार आती है। ऐसा विकृत हो जाता है ना जब दोबारा उन्हें, तो भगवान क्यों आते हैं इंसान बन के? जन्म लेते क्यों है, मरते क्यों है? वो तुम्हें करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे जीना है। राम जी आए जब उन्होंने अपना एक सेट करा स्टैंडर्ड कि भाई ऐसे जीना है। ऐसे जीते 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 फिर मामला खराब हो गया, फिर लोगों ने कहना दूध का दही कर दिया। फिर वो कृष्ण जी बन के आए, तब उन्होंने फिर ही कहा कि भैया जब आपके बेड़ियां बनने लगे धर्म, उसे तोड़ो। अपनी बात, आपका वचन अगर आपको अधर्म करने पर मजबूर कर रहा है, अपना वचन तोड़ो। उन्होंने खुद तोड़ तोड़ के दिखाए। तो भगवान आते हैं अवतार लेके, करके दिखाने के लिए कि देखो ऐसे करना। फिर एक युग निकल जाता है, उनकी बातों को सीख को सही सही करते करते फिर बिगड़ता अगले युग में, वो फिर आते हैं। ये चल रहा है जितना मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज की, क्या केवल इंडिया के लोगों को बनाया? नहीं, मुझे लगता है पूरा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी ना इतनी सी है, पूरा ब्रह्मांड में हजारों लाखों पृथ्वियां हैं, वो सब बनाई भगवान ने है। अब आप उसको यूनिवर्स कह लो, कृष्ण जी के नाम पर पूज लो, नारायण कह लो, माता रानी कह लो, कुछ भी कह लो, वो हमारा एक वे ऑफ कनेक्शन है कि हम उनसे कनेक्ट कैसे हो पाते हैं। एक होता है ना कि आप पिक्चर देख रहे हो और आप एक पिक्चर सुन रहे हो, तो देखने वाली में ज्यादा ध्यान लगता है, ज्यादा समझ में आती है, बस वो चीज है। तो वो उस परम सत्ता से जुड़ने का एक वो है कि हम उस रूप की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली जो ताकत है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो सब जगह एक सी है। अब रही बात कि और लोग नहीं मानते कि हमें भगवान ने बनाया है, नहीं मानते, नहीं मानते। अभी आप एक चींटी से ये बात पूछोगी कि क्या तुम्हें किसने बनाया, उसको पता है? तो हमें उतना ही पता है जितना हमारे बड़ों ने बताया है, या फिर हमने फिर वेद पुराण पढ़े हैं बाद में, पहले। अब देखो ना, जो और लोग हैं या और देश हैं, आप उनका इतिहास जाके पढ़ो ना कि वो उगे कब। आप कब उनका, उनकी सभ्यता जब कहीं भी नहीं थी ना, तब राम जी और कृष्ण जी, सोने का महल, है ना, ये सब चीजें तब से एग्जिस्ट कर रही हैं। हिंदू धर्म सनातन है। आप वेदों को अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, थोड़ा सा भी वेदों में डिटेल में जाओगे, वैसे किताब मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन उनके बारे में थोड़ा भी ऑनलाइन या जहां पर भी आपको मिलेगा, अगर सर्च करोगे, सब चीजों के जवाब हैं उनमें। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मान रहा तो उसको भगवान ने नहीं बनाया। मैं भगवान नाम हटा सकती हूँ कि ठीक है यूनिवर्स, परम सत्ता, लेकिन बनाया तो है ही आपको ना किसी ने। अब जिन्हें भगवान ने नहीं बनाया उनको बताएं, वो सांस खुद ले रहे हैं क्या सोते हुए? अपना दिल खुद ऐसे पकड़ पकड़ के धड़का रहे हैं क्या? तो चला तो उन्हें कोई शक्ति रही ही है ना, वो शक्ति ही भगवान है। रही बात अवतार की, तो वो वही है कि हमें सिखाने के लिए आते हैं बीच बीच में, जब भी इंसान भटकने लगते हैं। उनका तरीका है धरती को चलाने का।
नेक्स्ट, दीदी हम लोग साउथ से आ चुके हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड साउथ में आए हैं लेकिन उदास हैं बहुत और सोचते हैं, रो भी रहे हैं हाथों में और ट्रेन में, समझ नहीं आता कि सच में वहां के लिए रो रही है फिर किसी से प्यार हो गया। ऑफिस में एक लड़की थी, वह हमारे घर भी आई थी, इनके लिए ब्रांडेड चश्मा, बेटी के लिए घड़ी लेकर आई थी। मैंने चाय वगैरह भी पिलाई थी। वह लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को पता नहीं उससे, रानी से प्यार हो गया या फिर कुछ और बात है, समझ नहीं आ रहा। आज भी मूड हो रहा है, 1 महीना हो चुका, वह फिर भी उनका मूड सही नहीं हो रहा और मुझसे लड़ाई भी कर रहे हैं। जब भी बात कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं और रो रहे हैं, गुम होकर बैठ जाते हैं। मैंने ये भी कहा कि क्या प्यार हो गया किसी से, तो कहते हैं नहीं। कीप ऑन डिगिंग यार, पूछते रहो। असली बात जब तक पता नहीं चलेगी तब तक क्या, नौकरी के लिए, जगह के लिए कोई रोता नहीं है, ये तो आपका अंदाजा सही है। थोड़ा अपसेट हो सकता है, मूड खराब है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, लेकिन आप पूछते रहो जब तक आपके सामने सच बाहर ना आ जाए। यू हैव टू बी पेशेंट। हेलो मैम, एक बात पूछनी है आपसे। मेरे हस्बैंड टूर पर गए, जब मेरी सास ने मेरे से बहुत गुस्सा किया था, तुझे वैसे रोका नहीं, वहां पर वो दारू पिएगा, कार चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत मेंटल खेल किया। अब उसकी बेटियां गई हैं टूर पर, वहां एक बेटी ने बहुत स्मॉल कपड़े पहनकर पिक्चर को व्हाट्सएप शो किया। उनको कुछ नहीं कहा, अपने बेटे के बारे में कहती हैं, दो लोग क्या कहेंगे, ड्रिंक करके कार एक्सीडेंट कर दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक मेरे हस्बैंड को टूर पर जाते 9 साल हो गए। एक बार ऐसे कैसे कर सकती हैं, एक बेटे की पूरे रिलेटिव में बुराई कहती हैं, बेटी के बारे में चुप्पी रखती हैं। दो लोग बेटी की फोटो देखकर कुछ नहीं कहेंगे क्या? जो व्हाट्सएप पर देखते हैं बेटा के बारे में इतना कुछ कहती हैं, उसका कोई प्रूफ तो नहीं है। सब दिमाग की मन गड़बड़ बहुत है मैम, में कुछ है इस बारे में सास को। आगे बात खत्म। इनका टूर, हस्बैंड का और सास का कलेश, ये पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है मुद्दा, ये खत्म होने में नहीं आ रहा। अब देखो, एक होता है व्हाट्सएप पे फोटो डालना शॉर्ट में पहन के, और एक होता है दारू पी के एक्सीडेंट कर देना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें 2 लोग 4 लोग क्या कहेंगे वो बात नहीं है, बात है सुरक्षा की। कोई छोटे कपड़े पहनने से मर नहीं जाएगा, लेकिन शराब पी के एक्सीडेंट होना, हो सकता है वो उनकी माँ होने के नाते कंसर्न है। और दूसरी बात यह है, कुछ औरतों का होता है, किसी को बेटे में ज्यादा लाल लटके हुए नजर आते हैं, वो उसी की खातिरदारी में हर तरीके से लगी रहती है, बेटियां नहीं दिखती उसको। किसी को बेटियां जरूरत से ज्यादा प्यारी होती हैं, वो बेटे को नहीं काटती। तो ये पार्शियलिटी कुछ माँ बाप में होती है। तो आप ये क्यों नहीं मान लेते कि हाँ मेरी सास भी ऐसी है? बार बार ये प्रश्न, बार बार क्यों आपका आ रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों क्या, उसका नेचर है ऐसा क्यों, वो अपनी लड़कियों को ज्यादा प्यार करती है, दैट्स इट। आपको सीधे बताया था कि आपको कहे तू नहीं रोका, मेरे से नहीं रुका, तुम रोक लो। इतना कह के आप हट क्यों नहीं जाती? आप उस लड़ाई में चिपकी हुई क्यों हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 1.5-2 महीने हो गए, सेम टॉपिक चल रहा है ना? कि भाई वो जा रहा है और सास कलेश आपकी जान को कर रही है, तो आप सास को सीधे कह क्यों नहीं देती यही एक बात कि भाई मेरे से नहीं रुक रहा, तुमसे रोके तो तुम रोक लो, बात खत्म हुई। अपना ऊपर जाके कमरे में बैठो अपने, ऊपर नीचे जहां भी आपका कमरा। क्यों उसकी बातें सुनती रहना है और फिर उसका जवाब भी देना और फिर अपने आप में हो जाए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे भाई, कोई दुनिया में हजारों लाखों लोग, अरबों लोग हैं, वो क्या क्यों करते हैं वो उनकी अपनी सोच है। आप दूसरे के करने के तरीके को बदल नहीं सकते। सोचते रहो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उससे क्या ही मिल रहा है? तो आप बेफालतू की बातों में उलझी हुई हो। एक लाइन सीधे मैं ये कहूंगी, आपका हस्बैंड जा रहा है टूर पे, आपकी सास को परेशानी है, आपस में कहो दोनों सुलट लो, मैं नहीं हूं इस खेल में। और ये लिटरली कर लो कि मैं नहीं हूं इस खेल में। भाई बहन माँ और तीनों आपस में मिलकर टूर पे जाएं, नंगे होकर फोटो खिंचवाएं, गाड़ी ठोकें, कुछ करें, पैसे दें नहीं दें, वो सास को घुमाने ले जाए, आप कहाँ हो बीच में? बेफालतू की टेंशन ले रही हो। नेक्स्ट, हाय दी, कैसे हो दी? मेरी ननद आई थी, हबी से बड़ी है, वो जब भी आती है कोई बात पर भी टोंट मारती है, किसी टाइम बहुत अच्छी होती है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलती है कि मूड ऑफ हो जाता है। फोन पर बात करो तो टोंट मारती है, हस्बैंड बात करते हैं तो मैंने बोला कि आप बात करो बट मेरी मत करवाना, फिर भी करवाते हैं। मैं हमेशा उनसे अच्छे से बात करती हूँ, फिर भी कुछ उल्टा ही बोलती है, कई बार तो हस्बैंड के सामने ही बोलती है, कुछ नहीं बोलते। 13 साल का बेटा है, अभी वो आई थी तो उन्होंने बोला तो बेटे को गुस्सा आ गया था, कहता बुआ गंदी है, पापा और मम्मी की इंसल्ट करती है और सेवा भी पूरी करवाती है, ये बनाओ वो बनाओ। कई बार तो मुझे रोना आ जाता है, प्लीज बताना मैं क्या करूं, अगली वीडियो में वेट करूंगी, प्लीज दी। जवाब देना सीखो। और दूसरी चीज, ये बनाओ वो बनाओ, जो बनाती हो वो बनाओ, उनके कहने से कुछ मत बनाओ। दूसरी चीज, आप उम्मीद कर रहे हो आपके पति आपके साइड से बोलेंगे, नहीं बोल रहे, मुंह तोड़ जवाब खुद देना सीखो।
कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमें किसने रोका, हम भी कर देंगे उसकी। अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, अवॉइड नहीं हो रहा, बजाओ बैंड, किसने रोका है। और बीच में जब आप बजाओगी उसकी बैंड, जब पति कूद के आए तो कहो स्टे अवे। जब मेरी इंसल्ट हो रही थी, जब नहीं बोल रहे थे, तो अब भी चुप बैठो, होने दो कलेश, एक आध बार झाड़ पड़ जाएगी, हो जाएगी सीधी। नेक्स्ट, दी मैं शक्की हो रही हूँ, मेरे हस्बैंड लगभग 3 साल से आउट ऑफ कंट्री हैं। उन्होंने बताया था कि उन्हें कुछ जानने वाले लड़के बीवी बच्चे होते हुए भी दूसरी औरतों के साथ पैसे देकर जाते हैं। मुझको बताया तो मैंने ये पूछा कि सिर्फ वही जाता है, तो बोले मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहती हो, बट बोलना नहीं, मैं उनके जैसा गलीच नहीं हूँ, अगर मैं जाता तो तुमको बताता क्या। और भी बहुत कुछ, प्लीज गुस्सा भी हो गए, और वो ऐसे नहीं है, 9 साल शादी के हो गए, कभी भी उनको इधर उधर उधर नहीं देखा। मतलब मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि पूरे के पूरे वो सिर्फ मेरे हैं। बट अभी देखो, इसमें ना आपको अगर शक हो रहा है तो देखो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हो भी सकता है ये चीज हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका, और हो सकता है कुछ ना हो, हर तरीके का आदमी होता है। तो अभी मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि सॉर्टेड रहने के लिए आप पॉजिटिव ही रहो, कि आपका जो भरोसा है आपके पति पे वो सही है। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी कुछ लगता है कि हाँ ये तो उल्टा पड़ गया आपके हाथ में, फिर भी कुछ नहीं है ना। तो अभी अपने मेंटल शांति के लिए जो आपका भरोसा है उसी पे भरोसा रखो और सॉर्टेड रहो, निगेटिव मत सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, हाय दी, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी घर गए हर काम में हेल्प करते हैं, प्रेमानंद जी को गुरुजी मानते हैं, उस वजह से हमें उनमें बहुत सुधार है। बट उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो घर के अलावा कुछ भी खाना नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो बाहर नहीं खाते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो मेरे भाई बहन के वहां भी नहीं खाते, और मेरी सिस मेरे पास में ही रहती है, जब किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो वहाँ खाना नहीं खाते, घर पर उनके हाथ से खाना बनाकर खाएंगे। आते तो हैं बट खाना नहीं खाते हैं, सब मुझे बोलते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा भी मन नहीं करता, फिर मैं क्या करूँ कि उनका कुछ समझ नहीं आता, प्लीज कुछ सजेस्ट करें, क्योंकि मैं उन्हें फोर्स करती हूँ तो बहुत गुस्सा होते हैं। देखो, अगर मुद्दा होता है खाली लहसुन प्याज का, तो बाहर भी बन जाता है बिना लहसुन प्याज का खाना, और वो खा लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अब ये नियम लिया है कि भैया बाहर नहीं खाना, दूसरी चीज जिस वजह से नियम लिया उसकी वजह से वैसे उनमें बहुत सुधार है। तो देखो, कहीं ना कहीं फूल के साथ कांटे भी आते हैं, ये मान के चलो। तो आपके पति में जो सुधार है वो फूल है, और जो ये परेशानी आपको आ रही है वो कांटे हैं। अब इसका इलाज क्या है कि वहां पे नहीं खाते भैया, उनका आप उस दिन में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दो, आपको पता है आपके पति वहां नहीं खाएंगे, रिश्तेदारों को बोल दो वो नहीं खाते, आप पूरा खा के आओ, बच्चों को पूरा खिला के लाओ, तो रिश्तेदारों को ये उलाना भी नहीं होगा कि भैया आए और खाया नहीं। सॉर्टेड। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इग्नोर करते हैं, हमेशा कमी निकालते हैं, मैं अगर कुछ दिन बाहर की बातें या कुछ प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करूं तो कोई जवाब नहीं देते, दूसरा टॉपिक निकाल देते हैं। मैं डायबिटिक हूँ, मेरा माइनर एक्सीडेंट हुआ, लेग्स पे इंजरी हुई, थोड़ा सा पेन हुआ तो अभी को बोला, तो पूछा तक नहीं कहाँ चोट लगी, मेडिसिन लिया है नहीं, खुद ही मेडिसिन करवाया, एक बार भी नहीं पूछते हाउ आर यू। 2 बेटियां हैं, शादी के 16 साल हो गए, अभी के बीमार पे तो मैंने जान लगा के सेवा की, लेकिन नेकी कर दरिया में डाल, खुद को समझा नहीं पा रही हूँ मैम। देखो, जब तक आप समझा नहीं पाओगी कोई बात नहीं, सब्र खींच लो, क्योंकि आप समझो ना समझो, जो आदमी नहीं पूछ रहा वो नहीं पूछ रहा। आप ये मान के चलो, आप इतनी सक्षम हो कि आप अपना ध्यान खुद रख सकती हो, पति इतना सक्षम नहीं है, जब वो बीमार होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। दोनों आदमियों में से एक ऐसा होता ही है, हस्बैंड या वाइफ। अब मैं अपनी ही बात करूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे को दवाई ये वो मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ होता है तो वो अपनी दवाई अपना ध्यान खुद रखते हैं। अब वो इसमें कहने लगे जी मैंने अपनी बीवी के लिए तो इतना कुछ करा, मेरी बीवी कुछ करती नहीं। अरे बीवी के पास इतनी नॉलेज या सामर्थ्य ही नहीं है, मैं थोड़ी उन्हें गाड़ी में डाल कर लेके जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, या जितनी उन्होंने दवाइयों की नॉलेज उन्हें है, उन्होंने थोड़े टाइम काम करा है दवाइयों का, उतनी मुझे है ही नहीं, तो वो अपने लिए दवाइयाँ ट्रीटमेंट खुद करते हैं। काढ़ा बनाना है, कुछ बनाना है, वो गूगल पे देख के खुद बना लेते हैं अपने लिए। तो ये तो वो है, मान के चलो कि आप ज्यादा सामर्थ्यवान हो, ठीक है। विक्टिम मत बनो कि ये नहीं पूछ रहे, पूछने से भी कुछ नहीं होता, एक मन का समझाना है, जिस दिन अपना मन समझा लोगे उस दिन टेंशन खत्म। नेक्स्ट, हाय दी, पहले ससुर का खाना सुबह जेठानी देती थी और रात का मैं, लेकिन जेठानी ने कलेश किया कि एक एक महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ससुर के खाने की। मैंने कहा भी कि मैं बस एक ही टाइम खाना दे सकती हूँ। जेठानी और 2 नंदों ने, उनके हस्बैंड ने, किसी ने मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझा। आखिर में मैंने उनकी बात मान ली। बताओ दी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की, एक 13 महीने की, घर के काम एक ही टाइम पर मैनेज करना
मुश्किल हो जाता है एक बहू होने के नाते। इन लोगों ने मुझे बहुत डाया है। क्या मैंने ठीक किया दी? आपने कहाँ किया ठीक? किया तो उन्होंने है, आपकी चली नहीं। अब 1 महीना करना पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको, वैसे अपना थोड़ा सा दिमाग अगर आप चेंज कर लो, मुश्किल तो है कि एक टाइम वो दे देती, वो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन उसको भी कुछ लग रहा हो। और मुझे लगा था एक केस ऐसा भी आया था जिसमें ऐसे ही डिसाइड हुआ था कि 1 महीना तुम दो, 1 महीना हम दें, और जिस महीने जेठानी की बारी आती थी वो चली जाती थी छोड़ के मायके, तो वो महीना भी दौरानी पे ही आ जाता था। वो देखना कि वो ना हो आपके साथ, है ना। तो फिर आप अपना यही वाला ज्यादा आसान है, इसके लिए अड़ जाओ कि मैं तो यही करूंगी। नहीं तो दोनों टाइम, तीनों टाइम, सारे महीने कर लो आप ही। कर ही नहीं रही। नेक्स्ट, मुझे बहुत नींद आती है, आलस भी बहुत आता है, इस वजह से मेरे जरूरी काम बहुत पीछे छूट जाते हैं, प्लीज रिप्लाई। उसके बाद हंस रही हैं और सेलिब्रेशन के पटाखे फोड़ने हैं। तो ये जो इसमें इमोजीज डाली हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही इस प्रॉब्लम के बाद। अगर आपको ये हंसी वाली टॉपिक लग रहा है कि भाई मुझे बहुत नींद आती है, आलस आता है, मेरे जरूरी काम छूट जाते हैं, और आपको इसको सोच के हंसी आ रही है, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर जरूरी काम। आपका काम चल रहा है मजे में, और अगर आपका काम चल रहा है मजे में तो चला लो। फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे होंगे टाइम से काम, लेकिन हो तो रहे हैं, तो मारो चिल। फिर क्या जरूरत है स्ट्रेस लेने की? नेक्स्ट, मेरा एक सवाल है। मेरी फ्रेंड की भाभी उससे बोलती हैं, पर भतीजे का फर्स्ट बर्थडे है तो भाई उसको बुला रहा है, बोलती नहीं है। उसे लग रहा है वो जाए तो सब रिश्तेदारों के सामने भाभी उसे बोलेंगी नहीं और रिश्तेदारों का सम्मान करेंगे, उसके तो पैर भी नहीं छुएंगे। तो वो क्या करे, जाए या नहीं? अगर नहीं जाए तो भाई को भड़काएगी कि तुमने बुलाया तो भी नहीं आई, तुम्हारी बहन ही खराब है। उसको जाना चाहिए। पैर नहीं छुएगी तो उसमें बेइज्जती नंद की नहीं है। अगर वो सबके छू रही है, उसके नहीं छू रही, तो भाभी ही गलत दिखेगी। आप टेक्निकली राइट हो और जाओ वहां पर। जो भी भतीजे के लिए लेके जाना है वहां जाओ, और ये मान के चलो अपने भाई के घर जा रहे हैं। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे हस्बैंड की छोटी सी रेंट की शॉप है, इसमें बड़ी मुश्किल से खर्चे पूरे होते हैं। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर सेविंग करती हूँ। मेरे मायके से मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर आते हैं, तो मेरी बहन को मेरी जिठानी भी है, वो उन्हें काफी गिफ्ट्स, कपड़े और पैसे देती है। उनका अच्छा बिजनेस है, बट दी मैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाती, सिर्फ जाते समय पैसे दे पाती हूँ। मुझे उस समय बहुत बैड फील होता है। जो देता है सब उनको पहने, उनकी अहमियत ज्यादा समझते हैं, बट मेरा बजट इतना नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ? देखो, जिस समस्या को आप हल नहीं कर सकते, और दूसरी चीज, किसी को अच्छा लगने के चक्कर में आप अपनी किडनी बेच के थोड़ी लेना देना करोगे। और जो जितना माल जहां से मिल रहा है वो उसको उतनी इज्जत कर रहा है, तो आप खुद को देख लो कि भैया वो रिश्तेदार कैसे हैं। मतलब ही है इसका मतलब। तो जितना हो रहा है उतना ठीक है, उनसे फालतू एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। जो कम पैसे की वजह से आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, कल को 0 पैसे पे आपको छोड़ भी सकते हैं, या जब जेठानी के पास किसी दिन पैसे नहीं होंगे तो उसको भी छोड़ देंगे। तो पैसे देके थोड़ी रिश्ते खरीदे जाते हैं। तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है ऐसे लोग। नेक्स्ट, दीदी मैंने पूछा था प्लस साइज व्लॉगिंग वाला, एक ये बात बताओ, खुद को एक्सेप्ट कैसे करें? प्लस साइज मतलब बाहर से एक फेक, मतलब फेक भी नहीं, अलग पर्सनैलिटी हूँ। मेरी सास को छोड़कर सब एग्जाम्पल देते हैं मेरा कि ऐसी होनी चाहिए बहू, इंसान भाभी। मतलब इस लेवल की अपना पैन, एक्सट्रोवर्ट, और मुझे परिवार से बनाकर चलना पसंद भी है। मेरे छोटे से कमरे से 12 लोगों का सोना जब मेरे कजिन्स मिलकर आते हैं, सबका है मेरे पर। क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा। कुल मिलाकर आप बहुत अच्छी हैं, ये समझ में आया, और नीचे आके पता चला ऐसा लगता है 5+ साल की बेटी के लिए कुछ करा ही नहीं। आसपास की मॉम्स को देखो तो लगता है ये बहुत कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तू बीवी है इसलिए नहीं, बट मैंने तेरे जैसी समझदार परवरिश नहीं देखी आज की जनरेशन में। ये सब करके भी अधूरा सा लगता है, कभी लगता है पागल हूँ, सब है फिर भी सोचती हूँ यही किस्मत है शायद। पागल नहीं हो आप। अक्सर जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं वो कहीं नहीं रुकते। उनका जब एक लेवल अचीव हो जाता है, वो कोई नई चीज सीखना चाहते हैं। ये आपके साथ हो रही है, तो आप में कोई कमी नहीं है, ये एक खूबी है ना। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट तो कर ही चुकी हो, इतनी तारीफ आपने अपनी खुद में लिख दी, यानी कि आप खुश हो अपनी पर्सनैलिटी से। सिर्फ ये है कि जितना है अब उतना काफी नहीं है, अब आपको कुछ और नया करने का मन है, तो व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। ऑलरेडी जितना कुछ है यही सब दिखाओगे, लोगों को अच्छा लग जाए, क्या पता। नेक्स्ट, इंग्लिश बहुत वीक है, कंपटीशन एग्जाम है, क्या बताऊं दीदी? देखो, वीक है कहने से वो स्ट्रांग नहीं होगी। कोई सब्जेक्ट वीक है उसकी प्रिपरेशन करो, 2 से 3 महीने दो, स्ट्रांग हो जाएगा। इतना ही टाइम लगता है कंपटीशन के लिए कोई पेपर, सब्जेक्ट तैयार करने में।
2 से 3 महीने अगर आपने दे दिया तो आप 0 से कंपटीशन क्रैक करने के लेवल पे आ जाते हो। अगर वीक है तो मेहनत करो उसमें। नेक्स्ट, 2021 से आज तक गरीबी भोग रही हूँ, गरीबी से बाहर निकलने के सोल्यूशन बताएं। इनकम बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। फाइंड द वे व्हेन यू क्रिएट मनी। और दूसरी चीज, स्टॉप वेस्टेज। ये 2 ही चीजें हैं, बर्बादी रोको, आमदनी बढ़ाओ, अपने आप गरीबी खत्म होगी। नेक्स्ट, दोस्ती एक दिन टूट ही जाती है, मेरी 25 सालों की दोस्ती आधे घंटे में टूट गई जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आई। थैंक यू दी। मैम, ससुराल में बहू बस कर्तव्य निभाने के लिए समझी जाए, अधिकार कुछ नहीं हो, मायके वाले भी सपोर्ट ना करें, मतलब तीज त्योहार में भी लड़की ना जा सके और कोई वहां से आए, इन सब चीजों से मन बहुत दुखी रहता है। इसका समाधान क्या हो सकता है, प्लीज बताएं। अपनी दुनिया अपने अंदर ढूंढो और फिर उस दुनिया में जीना शुरू करो। कहीं भी, जो मायके से तो आपका हो ही गया जो होना है, ससुराल में भी अगर आपको सिर्फ काम के लिए समझा जा रहा, अधिकार कुछ नहीं है, तो आप अब जागो या 20 साल बाद, इट डजेंट मैटर। उनका रिएक्शन सेम ही होने वाला, लेकिन आपके हाथ में 20 साल पहले या 20 साल बाद आपकी जिंदगी वो है। तो जब आपकी कहीं कोई वैल्यू ना कर रहा हो ना, आप अपनी वैल्यू स्टार्ट करना शुरू करो और सोचो कि अब मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी का। किसी को भी काम करता हुआ एक आदमी मिल रहा है, बुरा नहीं लगेगा, वो उसको कभी नहीं छोड़ने देगा। जब भी आप अपने लिए सोचोगे, विरोध के स्वर उठेंगे। लेकिन अब आप, ये एक हिंट होता है, आप जब सब तरफ से कटने लगते हो ना, इसका मतलब आपको अब अपने अंदर झांकने और अपने साथ जीवन बिताने की जरूरत है। अपनी दबी हुई प्रतिभाओं को उठाओ, अपने टैलेंट्स को पहचानो, कुछ सीखना है सीखो, एक्सपोजर दो खुद को, अकेले निकलो घर से बाहर, ये चीजें शुरू करो। नेक्स्ट, सुनीता जी, आंसर के लिए थैंक यू। एक्चुअली बच्चों को मैंने उनके बेटे से दूर नहीं रखती, पर ट्यूशन में उसने मेरी बेटी को सीट के लिए मारा, ट्यूशन टीचर भी कुछ नहीं कर पाई। बेटी को 2 दिन बुखार रहा, पूरे फेस पर कट्स लग गए, स्वेलिंग हो गई। तब मैंने उसकी मदर को बोला समझा लो। वो हमेशा बोलती तुम्हारे बच्चे हैं, तुम डांट सकती हो, और कहने पर इतना गुस्सा हो गई, मुझे सुनाती रही कि तुम 40+ है, हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ये तो बच्चे हैं, लड़ाई करेंगे ही। खुद जरा सी बुली करने पर मेरी बेटी ने नहीं किया था और बच्चों ने किया था, ट्यूशन तक बच्चों को डांटने पहुंच गई। मेरी किसी से फालतू गॉसिप करने की आदत नहीं, अब मैं उनसे दूर ही रहूंगी। किसी ओकेजन पर मिल गई तो बस हेलो। मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है, मैंने अपनी बात उनको समझा नहीं पाई। देखो, समझने के लिए भी पात्र व्यक्ति होना चाहिए। बेवकूफ को आप कुछ नहीं समझा सकते। तो वो अभी तक जो था एक शैल में थी, साधु के वेश में थी। असली रूप उनका यही है जो अब निकल के आया, एक्सट्रीम पर्सनैलिटी में। एक्सट्रीम जब कंडीशंस होती है ना, तभी असली पर्सनैलिटी निकल के आती है, वो यही उनकी असली पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट, मैम, हस्बैंड जॉब नहीं करते, मीन्स उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, प्राइवेट भी नहीं मिली, अपने पापा के साथ खेत में काम करते हैं, लेकिन वो मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, इसलिए उनका फुल सपोर्ट है हर चीज में, लेकिन मुझे बिना पैसे के कई बार उन पर गुस्सा आता है। उनके जितने फ्रेंड्स हैं वो सब आर्मी में है, वो अपनी वाइफ को हर चीज दिलाते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। मुझे ये सब देख के बहुत रोना आता है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। मैम, मैं अपने आप को कैसे शांत करूं। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, जस्ट लाइक अ बेस्ट हस्बैंड। लेकिन बस पैसों की कमी काफी फील होती है, दूसरों को देखकर बहुत दुख होता है। पैसों की कमी आपकी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो। हो सकता है आपकी आर्थिक तंगी आपके पैसों से दूर होनी। इसके लिए भी कलेजा चाहिए कि मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, समय बदलेगा। और जो पैसों की कमी है, वो हो सकता है आपकी कमी से, आपकी जो कमाई होएगी उससे दूर हो जाएगी। ठीक है ना, उसका और अलग मजा आएगा। नेक्स्ट, दी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कई सालों से एग्जाम प्रिपरेशन कर रही हूँ, कई एग्जाम में विद इन 2 मार्क्स रह गई हूँ, बट अभी मेरे साथ हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि कोशिश करने के बाद भी मेरे साथ तैयारी नहीं हो पा रही। हस्बैंड अच्छी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट जॉब है, वो भी बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन छोड़कर खुद पर ध्यान दो। मुझे लगता है यहाँ तक आकर कि मैं जब 1-2 मार्क्स से रह रही हूँ, पढ़ाई छोड़कर गलती कर रही हूँ और हो भी नहीं पा रहा। क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ना सही है? बिकॉज डॉक्टर ने भी अब सीटिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए, सजेस्ट, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती मैं कुछ ना करूँ, बड़ी कंफ्यूज हूँ। सीटिंग के लिए मना कर दिया, लेट के पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, और दूसरी चीज लोड मत लो। लेकिन जब इतना कर लिया तो ऑब्वियसली ये काम आएगा आपके। कंपटीशन जब तक एज है दे लो, है ना। और पिछले रिजल्ट की वजह से ना हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, अक्सर हमारी अच्छी तैयारी के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। थोड़ा सा अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट कर लो, मुझे लगता है फिजिकली आप खुद फिट हो जाओगी कि हो गया, नहीं हो गया कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी खुश हूँ। ये माइंडसेट कर लो और फिर जाओ पेपर देने, देखो हो जाएगा।
नेक्स्ट दी, क्या नाइट गाउन डे टाइम में वियर करने से एजिड लगते हैं? मुझे किसी ने बोला कि नाइट गाउन वियर करते हो इसलिए 20 में 40 की लगती हो, प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, थैंक्स जी। अगर आप 20 की एज में आप नाइट गाउन पहन के पूरा दिन रहती हैं तो एग्जैक्टली आप 40 की ना सही लेकिन 30+ तो लगेंगी। और हम लोग 45 में हैं। कंफर्ट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि लगता है कुछ भी टाइट ना पहनना पड़े, कुछ ना हो, चलो जी पहन लिया। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप नाइट गाउन जो है वो, अगर आप सुबह नहा के अपना नॉर्मल सलवार कुर्ता या अपना वेस्टर्न जो भी है, नाइट सूट है, अब तो नाइट सूट ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं लंबे सलवार कुर्ते के जैसे, एजिड लगते हैं अगर आप नाइटी पहन के पूरा दिन रहते हो, फैक्ट है ये। नेक्स्ट, या फिर ये है कि नहीं, वो भी काम नहीं करेगा। मैं कहने को थी कि मतलब पैटर्न अच्छे चुन लो, बट नहीं, एजिड लगते हैं अगर आप पूरे दिन नाइट गाउन में रहते हो तो। नेक्स्ट, जैसे जैसे आपके जीवन में सफलता बढ़ती है आपको अपना कहने वालों के फेस पर भी थोड़ी जेलसी दिखने लगती है, क्या अभी ऐसा फील करती हैं? अगर हम उनको अपना मानते हैं तो इस फीलिंग को कैसे इग्नोर करके उनके साथ नॉर्मल रहें? जी बिल्कुल ऐसा होता है। और दूसरी चीज कि उनकी फीलिंग, मतलब उनके इस चीज को इग्नोर करके आप नॉर्मल कैसे रहो? आप उनको इस चीज को नॉर्मलाइज कर दो ना, कि दुनिया में आपकी खुशी से खुश होने वाले या तो आप हैं, या जो आपकी कमाई पे या उस खुशी से जो आपको मिल रहा है उस पर डिपेंडेंट है ना, वो लोग खुश होंगे। सपोज करो मैं पैसे कमा रही हूँ, उसका सुख मेरे पति को मेरे बच्चों को मिल रहा है, तो मेरी तरक्की से वो सही मायनों में खुश होंगे, वो ये तीन ही होंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको मेरी कमाई का सुख नहीं मिल रहा, वो थोड़े दिन तक तो फ्रेंड या रिश्तेदार होने के नाते शायद अच्छा चल कर लिया, जब मैं और बढ़ जाऊंगी तो उन्हें लगा यार तो बहुत बढ़ गई, तो मजे आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो वो चीज है, तो ये नॉर्मल है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, जेलसी नहीं दिखती आपको कहीं भी, उसके एक्शन में, उसके फेस पे, कहीं भी, समझ लो वो जेम ऑफ पर्सन है, आपको मिल गया वो। ये नॉर्मल है। आप अपने आप पे भी ये चीज अप्लाई करके देखोगे ना, आपको भी लगेगा जिस आदमी की सफलता से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उसकी सफलता पे आप शुरू में खुश हो सकते हो, एक टाइम के बाद आपको लगेगा यार इसके तो बिल्कुल ही चांदी कट रही है, यार इसको तो बहुत बढ़िया नसीब है। होती है ये चीज, ये नॉर्मल है। तो जब आप इसको नॉर्मल समझने लगोगे तो फिर आपको उन पर गुस्सा नहीं आएगा। नेक्स्ट दी, मेरे भाई का नेचर ऐसा है कि जब भी उससे बात होती है वो निगेटिव टॉक ही करता है, और मैं बात नहीं करना चाहती तो सबसे बोलता है मेरी बहन पैसे वाली हो गई है, वो बात क्यों करेगी? शॉर्ट टाइम के लिए बात करो, 1.5 से 2 मिनट बस। नेक्स्ट दी, मैंने अपने तीनों बच्चों को अकेले पाला, अब सास देवरानी जेठानी के बच्चों का सब काम करती है, ऐसा क्यों? अब मैं ऊपर वाले हॉल में रहती हूँ हिस्से में, उनको देखकर गुस्सा आता है, सास मतलब पढ़ने पर बोलती है, और अब मेरा भी उनसे बोलने का मन नहीं करता। देखो ये चीज छोड़ दो, कंपैरिजन। आपने अपने तीनों बच्चे अकेले पाल लिए, ये अपने आप में कमेंडेबल जॉब है, दूसरा कैसे पाल रहा है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सास ने मेरा नहीं करा वो ठीक है, उसका कर रही है वो भी ठीक है, उसकी चॉइस है। मुद्दा कब होता? अगर मेरे बच्चे ना पलते, मैं परेशान होती, मेरे बच्चे या मैं कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते, मेरी जिंदगी पटरी से उतर जाती, तो मैं मलाल करूं कि यार क्यों नहीं, थोड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन पल गए ना, मुश्किल से ही पले पर पल गए, ठीक है, लेट इट बी। नेक्स्ट, परफेक्ट थैंक्स, आपने जो कर्मों के खेल के बारे में कहा, अगर मैं कोई धुरंधर धर्म के जानकारों को पूछती तो वे गोल गोल जवाब देते। हाँ, मैंने भी यही नोटिस करा, मुझे भी अपने जवाब कहीं नहीं मिलते, अपने आप ही या तो भगवान देते हैं या फिर वो किताब देती है, नहीं मिलते। कितना भी सर्च कर लूं, अगर मेरे दिमाग में कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब नहीं मिलता कहीं भी। नेक्स्ट, मैम आपने बोला कि बोल दो नंद की अरेंज करें, लेकिन मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते, उनको कि अपने घर जाओ, ऐसा कोई सोल्यूशन बताएं विदाउट फाइट कुछ हो जाए, बिकॉज मैंने हर 2 महीने में जाती हूँ घर, आई अवॉइड फाइटिंग। मतलब मैं क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, ये नंद को कि क्या अरेंज करें, नंद की अरेंज करें, बोल दो नंद की अरेंज करें, नंद की क्या अरेंज करें? मतलब वो आ जाती है इसलिए आप मैके नहीं जा पाती, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, पिछली कहानी है वाली। लेकिन अगर ये है कि वो आने की वजह से आपका मैके जाना डिस्टर्ब हो रहा है, आपके लिख रही हो ना हर 2 महीने में जाती हूँ आप घर, तो भाई जिसकी बहू हर 2 महीने में अपने मैके जाती होगी ना, उन ससुराल वालों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आप कह रहे हो आई अवॉइड फाइटिंग, बिना फाइटिंग करे आपको परमिशन नहीं मिलने वाली। मेरी बहू भी हो, मेरे घर में भाभी हो, हर 2 महीने में उठ के वो अपने मैके जाती रहे बार 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 बार, तो थोड़े दिन बाद मुझे भी लगने लगेगा कि यार ये तो वहीं जाती रहती है, मैं भी चल लेती, है ना? और शायद मैं कोशिश भी करूंगी बेफालतू की अपनी बातों से तानों से रोकने की, अगर मैं थोड़ी भी टॉक्सिक हूं तो।
तो वही चीज हो रही है, नॉर्मल है। मेरी सलाह में तो आप भी अपना घर जाना थोड़ा सा कम करो, तभी तो उनसे एक्सपेक्ट करोगी कि वो भी कमाए। नेक्स्ट, मैम नमस्ते, मेरे हस्बैंड मुझे जब खर्च के लिए पैसे नहीं देते, बहुत टेंशन में रहती हूँ, क्या करूँ, मुझे कोई भी बिजनेस भी नहीं करने देते। आपकी चीजें जो हैं, फिर आप उन्हें चीजें बता दिया करो कि पैसे नहीं दे रहे तो मुझे चीजें ला दो। फिर वो चीजें भी नहीं ला के देंगे, फिर कहो मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं काम करूँ क्या? ऐसे बात करो, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन बहुत ड्रिंक करते हैं, जॉब पर भी नहीं जाते। मैंने 16 साल ये से निकाल दिए। मुझे सिलाई आती है सिर्फ, अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अलग हो जाऊं, मुझसे अब नहीं होता। सॉल्व योर कॉल। आपको पता है कि आप क्या झेल रहे हो। तो अगर आपको शादी के 16 साल बाद ऐसा लगता है, देन मतलब मैं तो आपकी राय की वही करूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा होगा। आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो देन गो फॉर इट, बात करो परिवार में। नेक्स्ट, मैम मेरी सास नीचे रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ। वो जब ऊपर आती है तो बर्तन दिखते हैं तो साफ कर देती है, मैं मना करती हूँ, कहती है कोई बात नहीं, फिर नीचे आकर कहती है सबसे, मैं तो नीचे भी काम करती हूँ, ऊपर भी। गुस्सा होती है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, वो काम करके कहती है ना, इट्स ओके। उनसे पहले आप कहो कह रहे माँ जी तो ऊपर भी आके बर्तन धो जाती है, स्थितियां बदल जाएंगी। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड खाना खाने के बाद एंड गर्मी में RLSN के लिए बोलते हैं, पसीने एंड चिपचिप से मुझे इरिटेशन होती है। रिलेशन होगा ये, लड़ाई हो जाती है, डिवोर्स के लिए बोलने लगते हैं, कमी निकालना स्टार्ट करते हैं, मैं क्या करूं? दोनों नहा लिया करो ना। और क्या होगा इसका इलाज? खत्म। आपकी भी प्रॉब्लम खत्म, उनकी भी। उनसे बोलो नहाया है, आप भी नहा लिया करो, फिर बनाओ रिलेशन। नेक्स्ट, मेरा बेटा ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एंड बाकी पड़ोसियों के बच्चे 3 और 5 साल के। मेरा बेटा उसकी एज के हिसाब से काफी समझदार है, थोड़ा बहुत मस्ती करता है जो कि नॉर्मल है, बट मेरे नेबर्स को लगता है जो उनके बच्चे कुछ गलत सीखते हैं मेरे बेटे से ही सीखते हैं, जबकि मेरा बेटा हार्डली उनके साथ खेलता है। पता नहीं आजकल के माँ बाप को क्या हो गया, खुद को परफेक्ट होते नहीं, पर बच्चे उन्हें परफेक्ट ही चाहिए, बिल्कुल भी मस्ती ना करें। देखो, आपको ना दोनों तरीके से सोचने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहे हो बिल्कुल हवाई बात हो। कई बार हमारा बच्चा क्या कर सकता है ना, हमें अंदाजा नहीं होता। हो सकता है वो कुछ उसे उल्टी पाठ पढ़ा देता हो, है ना। आई लव फैमिली था या फैमिली करके थी ना एक वेब सीरीज, उसमें बड़े भैया का बेटा आता है, भाई साहब आदर्श बेटा, लेकिन वो एक्चुअली इतना गलत चीजें सिखा रहा था अपने छोटे भाई बहनों को, और उसके बाप को जब पता चलता है उसके जमीन खिसक जाती है पैरों के नीचे से कि मेरा बेटा, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, ओबीडियंट है, सब कुछ है। तो यू नेवर नो कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। आप गारंटी नहीं ले सकते आज के टाइम में अपने बच्चे की भी कि नहीं मेरा बच्चा ये कर ही नहीं सकता। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो। तो दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रख के थोड़ा सा जांच करो कि चल क्या रहा है। नेक्स्ट, हेलो दी, भी शेयर तो नहीं करना चाहिए बट किसी और को कह नहीं सकती। मेरे हबी के बाद बेड से कभी कॉन्डम मिलता है, कभी गर्ल्स के मैसेज पूछती हूँ तो कहते हैं ऐसे ही ले लिया था इमरजेंसी के लिए। बात तो नॉर्मली होती है, कहती हूँ नेक्स्ट टाइम सब डिलीट होता है। कर प्रेगनेंसी भी है, टेंशन में रहती हूँ। हाँ, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आपके पति। इमरजेंसी के लिए ले लिया मतलब ऐसे इमरजेंसी हो जाएगी कि किसी और से हमारे रिलेशन बन जाएंगे, यानी कि वो इस मौके पे है कि भाई अगर कहीं मौका लगा तो वो कर लेंगे ऐसा कुछ काम। तो वो आपको धोखा धोखा तो नहीं, आपके साथ चीटिंग कर ही रहे हैं। अब आप प्रेग्नेंट भी हो, तो बीच में अटकी हुई हो कि भैया क्या करना चाहिए आप, तो आप उनसे सीधे बात ये कह के और धमकी भी दे सकती हो कि देखो अगर इस टाइम पे एक पत्नी अगर प्रेग्नेंट है, आपको वो शारीरिक सुख नहीं दे पा रही है, और उस टाइम पे भी आप इधर उधर जाके मुंह मार आते हो, तो इट मीन्स कल को आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आप इस लायक ना रहो, तो फिर मैं भी कहीं जाके मुंह मारूंगी क्या? एक संयम भी तो होता है ना। तो आप उनको सीधे धमकी ये दो कि भाई फिर मैं और मेरा बच्चा, जरूरी नहीं है कि आपके साथ ही रहें। अगर आपका रवैया ये है मेरे रहते रहते आप और दूसरी औरतों के साथ रिलेशन बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती, और रहना चाहिए भी नहीं, ये बात सीरियस है। भले आप प्रेग्नेंट हो, अकेले बच्चे पलते नहीं क्या, लेकिन ये गंद, और जो एक बार करेगा वो बार बार भी कर सकता है। तो उनको धमकी दो, सीधे बात करो कि तरीका है नहीं, ये क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए ले लिया।
नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मेरे हस्बैंड के ब्रदर की अभी डेथ हो गई है ब्रेन हेमरेज से। उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। घर का माहौल बहुत इमोशनल एंड नेगेटिव हो चुका। हम बच्चों के साथ अलग शहर में रहते हैं। जेठ का परिवार अलग शहर में रहता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड पे आ देख मुझे भी है। जेठ के गुजर जाने का दुख। लेकिन अब हम इस उदासी से कैसे निकले? हस्बैंड को कैसे निकालूं इस मैसी घर में? दम घुटता है। प्लीज कोई सोल्यूशन दीजिए। देखो, अब ये सारी चीजें आ गई है ना। जेठ का परिवार अलग शहर में रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके हस्बैंड पे। पैसे देने की आई होगी मतलब। अब देखो, जब फैमिली में कोई ऐसी चीज हो जाती है ना, आप एकदम उससे बच नहीं सकते। फैमिली में किसी एक की डेथ होने से पूरे परिवार में चकरगिन्नी क्या बनती है ना, ये शायद मैंने बहुत करीब से देखा है अपने घर में। कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी देवरानी की जब डेथ हुई थी कोविड में, कि एक उस बंदी की डेथ होने से हमारे परिवार में ऐसा बवंडर मचेगा। लेकिन मचा। तो आपकी फैमिली में जब कोई डेथ होती है ना, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी लाइफ नॉर्मल चलेगी। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और स्पेशली जब कोई छोटे बच्चों के साथ जिसकी जिम्मेदारी हो, वो आदमी या औरत मरता है तो अभी रश में मत आओ। कुछ टाइम लगेगा। धीरे धीरे, अगर उन बच्चों के नसीब से, उनके परिवार के नसीब से आपका काम होना ही है ना, आपके हस्बैंड की इनकम बढ़ेगी, कुछ भी होगा, भगवान पे छोड़ो। जिम्मेदारी दी है तो निभाने की क्षमता भी वही देंगे, है ना। और कर लेंगे आपके हस्बैंड, आप उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। नेक्स्ट, मैम मैं चिकन नहीं खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। अभी सास के यहाँ ही सब्जी ले आते हैं डेली, और थोड़ा बहुत कह कह कर छोड़ देते हैं। ऐसे 4-5 सब्जी हो जाती है। सब्जी मैं नहीं खाती। कॉज खाने पर बोलते हैं मेरी माँ खाती है। मेरे से खाना नहीं फेंका जाता और सबको बोलते हैं मैं खाना नहीं बनाती। अब बताएं मैं क्या करूं? देखो भैया, जो कमा रहा है और घर में जिसका होल्ड चल रहा है, अगर उनके लिए खाना फेंकना ओके है, तो आप एक लिमिट तक उस चीज को रोक सकती हो। नहीं तो वो फेंकेंगे ही फेंकेंगे, उनकी आदत हो जाती है। आप खाती नहीं, वो खा रही हैं, तो उनके साथ ये करो कि जो थोड़ी सी सब्जी आप बनाओ उसके साथ मिला के दे दो कि भाई ये रहा कल वाला और ये आज का। तो आपके सिर से उलाना उतर गया कि आप खाना नहीं बनाती, और खाना भी नहीं फेंका गया। फिर भी बच जाए तो फेंको, क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, मैम जीरो से कमाने का तरीका बताओ प्लीज रिप्लाई। और फिर हंस रही हैं बहुत ज्यादा। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कितनी सीरियस होती है? जब आदमी के पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, बिल्कुल खाली हाथ है, और वो पैसे कमाने निकलता है, उसे इतनी एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ती है ना। थोड़ा सा आपके पास बैकअप हो ना, स्किल्स हो या फिर पैसे हो, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल जीरो से जब चलते हो ना, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी होती है। जब आप निकलोगी तब आपको अंदाजा होगा। क्योंकि आपके पास उस टाइम पे क्या है? केवल आपका शरीर और टाइम, और दोनों बिल्कुल जूस निकालना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे, जब जाके आपके हाथ में 4 पैसे आएंगे। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, आप क्या करोगे? मजदूरी। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, आप सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करोगे। चाहे वो आप, ये जो मजदूर राज मजदूर वाले, ये वाले तो आदमी है। बाकी आप कहीं फैक्ट्री में लग गए, किसी दुकान पर खड़े हो गए, ये सब मजदूरी ही तो है। जीरो स्किल्स। सिर्फ आपका और आपके घंटे, इनका मालिक हो गया वो आदमी। इतने देर के लिए आप रहोगे, सीखोगे, करोगे। ये तरीके होते हैं फिर जीरो से कमाने। नेक्स्ट, राधे राधे मैम, मेरे पति के गुस्सा ना पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है। किसी के बच्चों के 90% मार्क्स सुनकर पागल हो जाते हैं। मेरे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। अब खाना भी नहीं खा रहे, क्या करूं? मत खाने दो खाना, थोड़े दिन भूखे रहने दो, कोई बात नहीं। और उनकी मार्कशीट ढूंढ के निकालो कि उनके कितने आते थे। नेक्स्ट, आपको देख के सुन के अपनी लाइफ को काफी शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कमेंट लॉन्ग है बट प्लीज रीड कर लेना। मेरे भी 2 बच्चे हैं, 7 और 2.6 ईयर। मैंने भी फिर से जॉब स्टार्ट की, टीचिंग कर रही हूँ। दोनों बच्चे स्कूल लगा दिए हैं। ससुराल वालों का टॉर्चर की वजह से अलग होके रेंट पर रहती हूँ। अब बीएड करने वाली हूँ। सास बोलती है नहीं करना। मैंने गुस्से में बोल दिया मैं तो करूंगी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही जो आप रोक रहे हैं। पैसे मेरे लग रहे हैं, बच्चों को भी मैं ही देख रही हूँ, आपको तो कुछ करने के लिए नहीं बोल रही। मेरे बात करने का मन नहीं करता बिकॉज बहुत गलत बिहेवियर रहा है उनका। सब करने के बाद भी कुछ नहीं करती का रिजल्ट मिला। अब मैंने 3 महीने से बात नहीं की बिकॉज घर से निकल जाओ उन लोगों ने ही बोला। अब मेरे हस्बैंड की वजह से कॉल कर लेती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि दूर रह के भी वो काबू में रखना चाहती हैं, फायदा उठाते हैं सब।
अब मैं अपना देखती हूँ, ना वो कोशिश करते हैं बात करने की, ना मैं। बच्चे बात करते हैं, हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं मना करती, लेकिन डिलीवरी टाइम भी मुझे मैं के भेज दिया। अब पोता पोती अच्छे लगते हैं, पोता पेट में था, घर से बाहर निकाल दिया था, लोग ऐसा क्यों करते हैं सोच के दिमाग खराब होता है। क्या मैं अपनी जगह ठीक हूँ, अपनी स्टडी पर ध्यान दूं अब बस? बिल्कुल सही, परफेक्ट। नेक्स्ट मैम प्लीज हेल्प करें, मेरा आपकी तरह ओपन किचन है जिसमें इस बार जमीन पर चलने वाली छिपकली आ रही हैं, वो काउंटर टॉप पर भी आ जाती हैं, मन होता है चली जाती हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? मन में आता है किसी दिन ये खाने में आ गई तो हमें सुरकवासी बना देंगी। यार ये तो सोच के मेरे तो फर्श पे जहां से भी उनकी एंट्री है ना वहां पर ब्लॉकेज लगाओ। देखो अपने घर में कि क्या कर सकते हो। ओपन किचन है, फर्श पे लगने वाली है, इस तरीके की कोई अड़ास लगा दो कि वो उसको पार करके ना आ पाए। करो कुछ ना कुछ, मतलब जैसे चल के आ रही हैं हमारे पास, वो होता है कि वो पूरा ऐसे घिस के आ रही हैं, तो कोई भी आप टॉक्सिक चीज की अगर लाइन बना दोगे तो उनकी बॉडी पे लगेगी और कुछ दिन बाद वो अपने आप उनको समझ में आएगा कि यहाँ जाना मुश्किल है। फर्श पे जहां से भी वो आ रही हैं वहां से उनकी एंट्री ब्लॉक करो, कुछ भी। और तेज गंध से भी ये अवॉइड करती हैं आना, है ना। अगर कहीं पे भी तेज गंध होती है ना, मैंने देखा, तो वहां नहीं आती, लेकिन वो तेज गंध आपको भी सूंघनी पड़ेगी। तो इस तरीके की करो जो आपको तो ठीक लगे, लेकिन होनी चाहिए तीक्ष्ण गंध। उस तरीके की कोई चीज वहां पर करो ताकि एंट्री ही बंद हो। एक बार घुस गई तो फिर वो कहाँ चढ़ेगी उसको आप नहीं रोक सकते। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो आप? मेरा STET TGT SST का एग्जाम है संडे को, आपके पास कुछ सजेशन और टिप्स हो तो बताना। पास तो संडे हो भी गया, क्या बताऊं टिप्स। नेक्स्ट, हेलो मैम, वैसे तो मेरे सास ससुर चावल और गेहूं बना लेते हैं, आटा हस्बैंड पिसवा लेते हैं, लेकिन वो लोग की एज हो रही है, आने वाले टाइम में मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे एकदम नहीं पसंद गेहूं का पूरा प्रोसेस, एक तो घर का काम, ऊपर से इतनी हैवी बोरी उठाना, बाकी काम। मुझे बताएं आप कैसे करती हैं? और गेहूं चावल गाँव से आता है, आपका गाँव से आता है तो ये सब काम करना पड़ेगा। उसमें आप ये कर सकती हो, जो काम वाली आती हैं अक्सर उनको, अब मैंने देखा है कोठियों में कि पैसे वैसे दे देते हैं। एक दो जो मेरी सहेली है और जिनका इस तरीके का कि भैया उसको पैसे दिए वो गेहूं साफ कर गई, ऐसे कर लिया करना, और क्या है। बाकी मेरा तो सब बाहर से आता है रेडीमेड, मैं कुछ नहीं करती। इवन मेरे मैके में होता था, गेहूं आता था, मेरी मम्मी को भी नहीं पसंद था, तो गेहूं वेहूं साफ करना मुझे सब आता है। धुलाई करनी, सूप से फटकना, छन्नी छानना, वो सब मैं अपनी मम्मी के साथ करवाती थी, तो मुझे आता है। और जब तक शादी करके आई हूँ वहां पे करा भी है, लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक आधी बार हुआ, फिर ये हुआ कि चक्की से आटा आ गया, वही हम लोगों को सूट कर गया, वही चल रहा है। नेक्स्ट, मुझे मार्केट में किसी भी चीज का मोल भाव करना नहीं आता, कोई शॉपकीपर जितना प्राइस बताते हैं उतना ही दे देती हूँ, आप कुछ बताएं। तो ऐसी जगह जाओ मत जहां पर बार्गेनिंग वाला मार्केट है, मार्केट भी तो अलग अलग होते हैं। जहाँ फिक्स प्राइस है या जिन दुकानों पे फिक्स प्राइस है ऐसी ही दुकानों से शॉपिंग करो, या फिर अपने साथ किसी को लेके जाओ जो कर लेता हो ये काम। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं कल्पना में BA पास हूँ और हिंदी मीडियम से, और मैं स्कूल में LKG UKG बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, पर मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे स्टार्ट करूँ, और क्या मुझे पेपर वर्क ज्यादा देंगे, और इंग्लिश में आती तो मैं क्या करूंगी? आप प्लीज सजेशन दीजिए। देखो, ज्यादा ना जाने से पहले सोचो नहीं, सिर्फ अपनी लर्निंग ऑन रखना कि भाई मैं सीखने जा रही हूँ। जो नहीं आता वो सीख भी लोगी विद इन कुछ मंथ्स में ही, और कर लोगी वो काम जब आप करते हो ना, जब आता है। एक्स्ट्रा मत सोचो। नेक्स्ट, हेलो मैम, 2 साल बेबी बॉय बहुत ज्यादा टेंट्रम शो करता है, कोई बात भी नहीं मानता है, नॉर्मल है या मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ? प्लीज गाइड। उसके टेंट्रम को शो करने पे ना उसके अकॉर्डिंग चीजें मत करो, तो उसको समझ में आएगा ये सब करने से कुछ होगा नहीं, नॉर्मल है, इस एज में बच्चा करता है, लेकिन आप उसे डील कैसे करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो चीज बढ़ेगी या घटेगी। दी, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम कंफ्यूज बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, घर में मेरा 4 साल का बॉय एंड हस्बैंड है, मैं टेंशन में रहती हूँ कि जॉब लग गई तो बेबी का ध्यान कौन रखेगा, नो हेल्प फ्रॉम इन लॉज एंड पेरेंट्स कनाडा है, मैं ट्रस्ट भी नहीं कर पाती किसी पर, मेड के भरोसे बच्चे को रखना सही नहीं लगता, जॉब अगर मिलता है तो छोड़ने का मन नहीं बना पाऊंगी, क्या करूं? जो कोई बिजनेस स्टार्ट करूं घर पर रह के? प्लीज गाइड मी और सजेशन मैटर्स टू मी बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर। देखो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैं करूँ ना थोड़ी सी, जितना आप पजल लो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा फिर इस हिसाब से, क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू रिसीव द जॉब, है ना। और अगर आपको लगता है, देखो 4 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता, इतने जॉब लगेगी, 5 साल का हो जाएगा, उसको थोड़ा समझा के जाओ।
टीचिंग की जॉब लगेगी अगर, तो भी, और अगर वैसी जॉब लगी ऑफिस वाली, उसमें आप अपना बच्चा साथ ले जा सकते हो। एक टाइम के बाद आप आओ घर पे, लेके चले जाओ। ऑफिस वाली जॉब में या टीचिंग की लगेगी, आप आधे दिन के बाद खुद भी आ जाओगे। तो बीच के जो वो स्कूल से आता है उससे रिलेटेड कुछ घंटे हैं, है ना। तो ताला वाला खोलना, अगर आपके हस्बैंड की जॉब इस तरीके की है कि वो अवेलेबल रह सकते हैं, खाना वाना आप सब बना के जाओ, जैसे मैं जाती थी सब कुछ करके जाती थी, बस एक बंदा चाहिए जो ताला खोल के बैठा रहे जब मेरे बच्चे आए। तो वो काम मेरे हस्बैंड ने देखा कि भाई ठीक है, मेरा ऑफिस मैं अपने हिसाब से छोड़ के आ सकता हूँ, तो उस टाइम पे आ जाते थे जब बच्चों की छुट्टी होती थी, काम मैं सारा करके जाती थी। तो आपका बच्चा इतना छोटा नहीं है अब कि आप बहुत स्ट्रेस लो, कर लोगे। जब ये सोच के करोगे सिलेक्शन तभी होगा, ये याद रखना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना भी नहीं हो पाएगा, तो फिर बिजनेस करने का वो है तो फिर वही करो। लेकिन मन बनाओ कि भैया, मतलब अगर मैं कहूँ ना, मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूँ, मैं जॉब पर्सन ही हूँ। लिमिटेड घंटे, लिमिटेड काम, फिक्स काम, बस वो मुझे सही लगता है। मेरे को बिजनेस नहीं समझ में आता। तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट है किसमें, उस तरफ जाओ। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी एज 36 है, मैंने एमएससी मैथ से किया है। मेरी आपकी तरह दो बेटी हैं। मैं 2 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट एग्जाम कभी लीक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट स्टे लग जाता है। मेरे हस्बैंड ये सब छोड़ने को कहते रहते हैं, वो कहते हैं कुछ और देखो, बट एक लास्ट बार एग्जाम देना चाहती हूँ, तो प्लीज सजेस्ट मुझे क्या करना चाहिए। एक हाउसवाइफ के लिए एग्जाम प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। शादी के पहले पढ़ाती थी तो हस्बैंड कह रहे थे कि स्टार्ट कर दो, प्राइवेट जॉब बाद में भी कर सकती हो, लेकिन एग्जाम देने के लिए टाइम कम है क्योंकि मेरी एज भी हो रही है। हाँ, तो पहले अब आप एग्जाम दो, और दूसरी चीज, ये सारे डाउट्स जो भी है ना, इन सबको निकाल दो बाहर। आजकल पता नहीं क्यों मेरी फीड पे ना मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस इंस्टाग्राम पे बहुत आ रही है, और अच्छी भी लग रही हैं, तो मैं देख रही हूँ। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक आप, अभी जो आया ना कि रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो जॉब को, वही चीज है। कहीं ना कहीं आपके मन में या तो डर है कि आप जॉब के बाद संभाल नहीं पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, इस वजह से ही ये सारी चीजें होती हैं। जब आप पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगी कि हाँ मेरी जॉब लग गई, तो मैं ऐसे 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 सब कुछ सॉर्टेड है, मैं कर लूंगी, आपका तभी होएगा सिलेक्शन। जब तक आप रिजल्ट आने के बाद, जब पॉजिटिव आ जाएगा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, वो चीजें होती नहीं है। और ये प्रैक्टिकल भी है, तो मुझे इसीलिए वो चीजें हवाई नहीं लगी, समझ में आई। तो आप बस ये मान के चलो कि आपकी जॉब लग गई, तो आपने घर कैसे मैनेज करना है, आप ये सोच के चलो, लग जाएगी इस बार। नेक्स्ट, हेलो सुनीता दी, सेल्फ केयर और हॉबीज के साथ बच्चों को अपना बेस्ट देने के बारे में मेरा क्वेश्चन था। आपने 213 में रिप्लाई भी किया। आप अपनी लाइफ में परफेक्ट हैं, ये बेस्ट बनाने नहीं जाती, लेकिन मैंने देखा आपकी लाइफ का हर एक्सपेक्ट अपने बेस्ट बनाया है मेहनत से। आपके बच्चे संस्कारी हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप जॉब भी करते हो, यूट्यूब में 3 चैनल भी इतने अच्छे से चलाते हो, खुद की केयर भी रखते हो साथ में। तो ऐसा क्या माइंडसेट रखते हो आप, ये सब जगह पे आप इतना अच्छा करते हो कंसिस्टेंटली, ये बताइए मुझे आपका तरीका। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड। देखो, ये सब मैं इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं बेस्ट होने का लोड नहीं लेती, परफेक्ट होने का लोड नहीं लेती। अब आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, इसमें लिख रहे हो, ये सब आप इतने अच्छे से करते हो, लेकिन मेरे चेहरे पे आपने देखा होगा कि एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मैं कर रही हूँ वो द बेस्ट है। बहुत सुधार की गुंजाइश है, और अभी भी मैं कहूंगी कि मुझसे भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं ये सब इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मुझे परफेक्ट बनने का कोई वो नहीं है लोड, ना ये कि मेरे को सबसे बेस्ट होना है। बस एक चीज है, मुझे अपना बेस्ट देना है, जो मैं अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा दूं बस। अब वो मेरे बराबर वाले से ज्यादा है या नहीं है, या कम है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, वो लोड मैं नहीं लेती। तो इस वजह से ये है कि अगर मैं इस टाइम पे है, चलो भाई थोड़ा ये कर रहे हैं, बढ़िया लगा लो, थोड़ा ये है 10 मिनट का काम है, आज ये काम छोड़ दो, ये लगा लो। अब मैं कहूँ नो, आप मेरे घर आओगे कभी किसी दिन, एक मैम आई भी थी ऐसे ही ढूंढती ढांढती, वो पता नहीं कैसे पहुंच गई। इनफैक्ट मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मतलब पूछा था शायद याद नहीं है, वो आ गई, मेरा घर फैला हुआ था। तो यही मैं व्लॉग्स में भी कहती हूँ कि अगर आप पिक्चर परफेक्ट घर रखने के लिए सोचोगे, मेरी देवरानी का घर रहता है हमेशा पिक्चर परफेक्ट रहता है, तो वो और एस्पेक्ट नहीं कर पाती। खाना, घर मेंटेन करना, खाना, घर मेंटेन करना, दो ही काम है, उसी में सुबह से रात हो जाती है। अगर वो जॉब पे जाए,
कुछ अपना यूट्यूब जैसा कोई काम हो, कैसे कर पाएगा कोई। तो अगर आपको एक्स्ट्रा काम करने हैं तो कहीं ना कहीं वो परफेक्शन का लोड छोड़ दो, सब काम हो जाते हैं। घर है, फैला हुआ है, कोई आ गया, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लगेंगे, संभाल दो। मैं तो उनके सामने ही संभाल देती हूँ कि आज मैं एडिटिंग में लग रही थी यार, ये हुआ ही नहीं। कितनी बार होता है सोफे पे बैठने तक की जगह नहीं है, कोई आ गया तो मैं उनके सामने हटाती हूँ, यार बैठो, अभी लो 1 मिनट, सब फैला हुआ है, मैं तो काम कर रही थी। तो आपका काम ऑलरेडी इतना बोल रहा है, वो खुद कहते हैं अगर हमारे, कोई बात नहीं भाभी, इतना फैलाओ, आप काम भी तो कितना करते हो। तो बहुत सारी चीजें अगर लाइफ में करनी है ना, सबसे पहले ही परफेक्ट होने का टैग, इसे हटा दो, अपना बेस्ट दो, जब हो जहां हो उस चीज को कर लो बस, तो सारी चीजें हो जाती हैं मेरे ख्याल में। नेक्स्ट दी, मेरा एक और सवाल है। मेरी एज 35 है, मैंने एक स्किल मेहंदी की सीखा चाहती हूँ, आप बताएं किस पर प्रैक्टिस करूं। पुरानी नोटबुक पर करना चाहते हैं। एक सवाल, गेहूं को साफ करने की इजी ट्रिक, क्योंकि गेहूं आप धो नहीं सकते, अब रेनी सीजन शुरू हो चुका, राशन का गेहूं बहुत गंदा होता है। अच्छा जी, देखो मेहंदी के लिए तो हाँ, प्रैक्टिस किसी भी पेपर पे करो, तो नोटबुक पर भी कर सकते हो। बाकी गेहूं को साफ करने की इजी ट्रिक, हम तो मतलब मैं धोती कम थी, क्योंकि हमारे 3 मंजिल ऊपर छत थी मैके में। अभी आज गेहूं के ही सवाल आ रहे हैं, मुझे वो टाइम याद आ रहा है। तो जब आप सूप से फटकते हो और बारीक कूड़ा छन्नी से छानते हो, उसमें धूल और बारीक कूड़ा सब निकल जाता है। ऐसी छन्नी थी, पैर वाली, लोहे की, उसमें डाल के ऐसे ऐसे हम हाथ से करते थे, तो सारा निकल जाता था बारीक, और जो मोटा कूड़ा है वो सूप से फटक के निकल जाता था। बहुत कम होता था कि हम धोते थे। तो अगर वो छन्नी नहीं है, वो ले लो, हो जाएगा काम। नेक्स्ट, मैं घर का काम करके बच्चा संभाल के इतना थक जाती हूँ, मैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने से इतना थक जाती हूँ, बच्चा संभालना मुश्किल हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, यू आर माई इंस्पिरेशन। आपकी वीडियो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, आप अमेजिंग हो, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास वर्ड्स कम है। देखो, घर का काम करके बच्चा, मतलब घर और बच्चा संभाल रही हो तो पढ़ नहीं पा रही, पढ़ रही हो तो बच्चा नहीं संभाल पा रही, दोनों का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दो, और जिस दिन जो ज्यादा जरूरी है वो काम पहले करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। हॉल वीडियोज होते हैं, उसमें मुझे फ्रेश लगना है, एनर्जी मुझे थोड़ी हाई चाहिए। अगर किसी दिन इमरजेंसी है, किसी दिन प्रोडक्ट की रिटर्न डेट है, कुछ है, और मुझे आज ही शूट करना है, अब मेरा घर का काम भी पड़ा हुआ है, संडे है मान लो, मेरा घर का भी सफाई का या लॉन्ड्री का कुछ काम है जो मुझे एक्स्ट्रा करना है, अब वो भी है। अब अगर मैं सुबह अपना सफाई का, लॉन्ड्री का, ये सब काम कर लूंगी, तो मेरा चेहरा थकान दिखेगी, वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, नहाना ही तो पड़ेगा दोबारा, कोई बात नहीं, वीडियो शूट करने के लिए पहले मैं नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, सुबह फ्रेश माइंड में, फ्रेश चेहरे के साथ वीडियो शूट हो गई, आधा घंटा 1 घंटा जो लगा उसमें लगा दिया। उसके बाद मेरे काम जो सुबह मेरे 10 से 11 तक निपटने थे, वो फिर शाम को 3 से 4 निपटेंगे, लेकिन मेरे दोनों काम ठीक हो गए, काम भी निपटा, उधर वीडियो भी बन गई, फ्रेश फेस वहां चाहिए था वहां दे दिया, यहाँ पर मेरा कैसा भी फेस चलेगा। रही बात ये कि नहाए धोए, आप काम में फिर पसीने में या गंदे हो गए कुछ है, फिर नहा लो। सिर्फ एक बार नहाने का ही तो इशू आया, दोबारा नहाना पड़ेगा अगर आपको फ्रेश लगेगा। मतलब आपने झाड़ू पोछा है, दोबारा नहाने धोने के बाद करा, ऊपर का मैं बात कर रही हूँ, जहाँ बहुत धूल हो रही है, कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है यार गंदा लग रहा है, दोबारा नहा लो, बात खत्म। तो ऐसे आपको भी देखना पड़ेगा कि आज क्या जरूरी है, घर और बच्चा, या वो। घर का उतना काम करो जितने में आप बहुत ज्यादा ना थको। बच्चा है यार, बच्चे का तो मुझे ऐसा लगता है, बच्चे हमारी बॉडी का हिस्सा सा होते हैं। जो मुझे याद है, अपने बच्चे मेरे जब टोडलर थे ना, मुझे उनका काम काम ही नहीं लगता था, मेरी बॉडी मशीन बन गई थी। इवन जब वो नहीं है मेरे पास, स्कूल जा रही हूँ वो माइंड मेकअप है, वहां पे बच्चे नहीं होते, घर आ रही हूँ, अगर मेरे बच्चे किसी वजह से मम्मी के पास हैं, 4 1 घंटे के लिए हैं, या कुछ और है, वो नहीं है, तो मुझे लगता था कि अरे अब क्या करूं। तो बच्चे तो आपके रूटीन का, आपके मतलब एक आदत हो जाती है यार माँ को, कि वो पढ़ भी रही है ना, उसका ध्यान वहां पे रहता रहता है, और ऑटोमेटिक रहता है, वो दोनों काम कर लेगी। बच्चे को स्लैब पे बैठाया, किचन में कटाकट हाथ चल रहे हैं, वो सब चलता रहता है, तो वो हैबिट हो जाती है। बच्चा इज नॉट अ काम, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ टाइम का है, जब आप ये सोच के चलोगे ना हर बार कि ये बच्चा आपके पास उतनी देर नहीं रहेगा, सारी जिंदगी ऐसे नहीं चिपकेगा आपसे, तो आपको भारी नहीं लगेगा। तो थको मत। बच्चे, मुझे तो ऐसा लगता था, मैं अपने बच्चों को खिलाती थी ना तो मेरी थकान उतर जाती थी, अच्छा लगता था मुझे उनके साथ। तो वो चीज है। तो आप देख लो कि थोड़ा थोड़ा ना दोनों का पोर्शन कम कर दो।
ना कई घंटे बल्क में पढ़ो, ना कई घंटे बल्क में काम करो, स्विच करते रहो, तो दोनों काम होते रहेंगे। नेक्स्ट, दीदी एक बात समझ नहीं आ रही, मैं हमने अभी 1 महीने पहले प्लॉट लिया, उसमें पैसे की जरूरत है, तो हमने गांव वाले घर पे लोन लिया, हम शहर में रहते हैं रेंट पर, क्या हमें मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहिए? नहीं, पहले वाले लोन की ईएमआई 6,521 है, हम दोनों जनों की सैलरी मिलाकर 21,000 है, तो क्या करूं प्लीज बताएं। अब देखो, ये देखो कि आपका मंथली खर्चा दोनों के मिला के 21,000 है, उसमें से आपके 6,521 पहले कट गए, है ना, आपके पास बचे पहले ही 15,000। अब 15,000 में घर सरवाइव करना ऑलरेडी एक चैलेंज है, लेकिन अगर आप कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका यह है, लोन लेने से पहले अपना कुछ अर्निंग बढ़ाने का जुगाड़ बनाओ, जिसमें आपके 4-5 हजार रुपए महीने के बढ़ जाएं, फिर आप दूसरा लोन ले लो। तो जहां आप अभी स्टैंड कर रहे हो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन एक चीज हो जाएगी, देखो घर आसानी से तो बनते हैं, लेकिन जब कमर कसी है तो बन भी जाएंगे। तो लोन लेना अगर जरूरी है ही, मतलब है ही जरूरी, तो वो ले लो, लेकिन उससे पहले उसकी किस्त का हिसाब ना कुछ ऐसा कर लो कि कहीं और से पैसे आए। घुमाओ अपना दिमाग, कहाँ से पैसे खींच सकते हो, कहाँ से आपको 4-5 हजार रुपए महीने के और आ सकते हैं या फिर बच सकते हैं, तब लोन लो, नहीं तो फंस जाओगे, फिर नहीं चुका पाओगे और ना घर चल पाएगा। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, क्या ये रोज एपिसोड नहीं आ सकते? मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। भैया मेरी ना पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मेरी कार्य क्षमता कम हो गई है। जो जुझारूपन, जो मतलब ये था ना कि दुनिया इधर के उधर हो जाए, मेरा काम मैं कर देती थी, कैसे भी कर लूं, मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मतलब रात को मुझे 2 बजे भी शूट करना होता था, मैं करती थी। अभी मेरा, मुझे लगता है वो कम हो गई कार्य क्षमता। ऐसा नहीं कि मन, कार्य क्षमता ही कम हो गई है। तो मे बी एज का इफेक्ट है या कुछ और है, तो जब भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना रूटीन, कि मैं थक गई हूँ, तो मैं बजाय खुद को पुश करने के मैं सो जाती हूँ। और जब आप कंफर्ट लेवल पे अपने आ जाओगे ना, तो फिर आप एक्सट्रीम काम या जो भी है, जो लोग एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहे, इतना काम नहीं कर पा रहे जो मैं कर रही हूँ, वो वही तो है कि भाई थक गए, आराम कर लिया, भूख लगी खाना खा लिया, नींद आई सो गए, आज मन नहीं है टीवी देख लिया, तो वो घंटे उनके नहीं बचते। और डिसिप्लिन जो था वो मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक कहना चाहिए, क्योंकि मैं कई महीनों से स्ट्रगल कर रही हूँ। वो एक क्या है कि मन को एक किनारे रख के, शरीर को एक किनारे रख के, काम जो मुझे करना है वो मैं कर देती थी, वो चीज कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही हूँ अभी। रीजन बहुत सारे हैं, टाइम टू टाइम बदल रहे हैं, लेकिन ये रीजन है, इसी वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन रही। दूसरी चीज, इस पर रोज तो तब भी नहीं आती थी, अल्टरनेटिव डे पे आती थी, एक दिन एलएलई ब्लॉग पे और एक दिन इस पे। वो चीज भी कंटिन्यू करने के लिए मुझे काफी सारी डिसिप्लिन और मेहनत की जरूरत होती थी, कि मैं अपना सुख चैन ऐसे हिसाब से ही उसको भोग सकती हूँ, है ना। टीवी देखना है तो मैं उतनी देर देखती थी जितनी देर में खाना खा रही हूँ। अभी क्या हो रहा है, मैं टीवी देख रही हूँ, खाना चला रही हूँ, और मतलब उसके बाद क्या हो रहा है कि खाना खत्म हो गया, लेकिन मैं मूवी पूरी देख पा रही हूँ। तो ये भी एक जोन है, लेकिन जब आप इससे कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, तो कंफर्ट जोन में रह के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ये बात है। इस वजह से वो कंटिन्यूटी में अचीव नहीं कर पा रही। नेक्स्ट, दी मैं आपसे नेगेटिव थॉट से डील करने का एक तरीका शेयर कर रही हूँ। जब भी वैसा थॉट आए, उसे बिना छेड़े रोके या गिल्ट के होश पूर्वक देखते रहो, जैसे हम बाहर की किसी चीज को देखते हैं और 2-3 बार दोहराते हैं कि मुझे पता लग रहा है कि मेरे मन में बात चल रही है, मतलब उसने अपना पूरा ध्यान दे, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं। 2-3 बार रिपीट करने के बाद विचार गायब हो जाएगा, आप प्रेजेंट में आ जाओगे। इसमें टाइम लगेगा, बोर भी होगा, पर ये परमानेंट तरीका है थॉट्स के इफेक्ट को कम करने का। प्रोडक्टिविटी के लिए, जब भी आपके मन में फालतू अदर थॉट्स आए, पर्पजली 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाओ कि फ्री टाइम में इनके बारे में ही सोचो, उसके लिए क्या करना है, क्या कर रहे हो, बाकी उसे ट्रैक करते रहो। बार बार चिंतन करने से नए आइडिया ट्रिक समझ में आती जाएंगी, बेहतर बनोगे, फालतू की बातों में ओवर थिंकिंग से बचोगे। थैंक यू दी, आपने मेरी बहुत मदद की है, ये मैंने मेडिटेशन से सीखा है। ये मैंने एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी वाला है ना, वो तो शायद मैंने किसी व्लॉग में शेयर भी करा था, कि एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि जब आपके पास फ्री टाइम होगा तब आप ये काम करोगे। तो जैसे आप खाली होते हो, ये आपको ना सोचना नहीं पड़ता, और आप अपनी बहुत सारी विशेष पूरी कर पाते हो इस चक्कर में। बाकी जो ये था कि निगेटिव थॉट है उसको देखते रहो, ये मैंने ट्राई नहीं करा, ट्राई करूंगी।
काम किया तो फिर मैं कहूंगी कि हाँ ये काम करता है। वैसे नेगेटिव थॉट मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट, आप हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप और आपके परिवार हैप्पी और हेल्दी रहें। पति तो साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहता है अपना काम निकलने के बाद, लेकिन जो मेरे से काम निकलने आता है वो तो इसके लिए जरूरी है, तभी ना दी। लेकिन मैं क्या करूं, इस तरीके से कितने सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं। आखिरकार फिर रिश्ता बुढ़ापे में ठीक करेगा तो फिर क्या फायदा, यंग एज तो निकल जाएगी। हमेशा मुझे भी सजेशन देता है तुम भी बात मत करो मेरे पेरेंट्स से, लेकिन जब मैं नहीं करती तो पति की मम्मी जी कुछ बोलती हैं, क्योंकि मम्मी जी से बात करता है मेरी एब्सेंस में। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन कौन सी बातें लिख दूं। गॉड मुझे बचपन में माँ से अनाथ बना दिया, बड़े होने पे फादर से, और अब पति से भी अनाथ, क्योंकि पति कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, छोड़ देता है, फिर जरूरत पे काम करके आता है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बोलेगा क्या हुआ, मैं तो कुछ नहीं बोला। प्लीज रिप्लाई। बॉय 5 साल का है, पति की एज 43, मेरी 30। एक तो एज का डिफरेंस इतना जबरदस्त 13 साल का, इसलिए भी आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं, अगर वो रिलेशन की वजह से हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन लो। तीसरी चीज, अगर आपकी पहले मम्मी गई फिर पापा गए और अब पति भी ऐसा नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम सपोर्ट करे, ये एक इंडिकेशन है कि आपको ना भगवान उस लायक बनाना चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, साथ में दूसरों की भी करो। ये नेगेटिव नहीं है। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना कि आप अपने लिए काफी हो, यू डोंट नीड एनीबडी, तब देखना आपके चारों ओर लोग होंगे आपके मदद के लिए। ये मैंने प्रैक्टिकली फील करा है। जब तक आपको दूसरों का वैलिडेशन चाहिए, दूसरों की मदद चाहिए, तब तक आपको मदद मांगनी पड़ेगी और फिर भी नहीं मिलेगी। जिस दिन आप अपने आप में पूरे हो गए, आपको लगता है कि आप कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप कर लोगे, फिर लोग अनएक्सपेक्टेड रूप से आपकी मदद करते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू दी मंदिर वाली बात के लिए मैं भी परेशान रहती थी, आई एम हैप्पी नाउ। चलो जी बढ़िया। मेरी देवरानी का 15 दिन पहले यूट्रस रिमूव का ऑपरेशन हुआ है। उसने ऑपरेशन के 10 दिन पहले ही घर और रसोई के काम करने बंद कर दिए थे। 6 महीने रेस्ट करेगी, जबकि होता है 1 मंथ का। मेरी किचन उसने लड़के 15 साल पहले अलग करा दी थी, फिर भी अब मैं सास ससुर उसका फैमिली सबका दिल से कर रही हूँ। अब मुझे 2 दिन से फीवर हो रहा है, मेरी सास मुझे खाना देना तो दूर, मेरी तबीयत तक नहीं पूछ रही, ऊपर से चिढ़ के बैठी है। छोटी बहू को तो जच्चा की तरह रख रही है। मेरा अब इन लोगों का और करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्या करूं, प्लीज आप कुछ सजेशन दीजिए। मत करो, जस्ट से नो, मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं हो रहा। मुंह बनेंगे, चिल्लम चिल्ली होगी, पै 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 दुनिया भर की होगी, लेकिन करवा कोई नहीं सकता आपसे फिर कुछ। नेक्स्ट, मैम मैं अनमेरिड 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरे फादर एक्सपायर्ड हैं, मैं सब कुछ अपना काम खर्चा खुद मैनेज करती हूँ। मेरे भाई ने मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरी वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, बट बहुत नैरो माइंडेड सोच है उसकी, इसलिए भाभी भी मुझे इग्नोर करती है और रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं उसकी हर हरकत इग्नोर करती हूँ, बट मुझे उनकी आदत अच्छी नहीं लगती। मैं जब भी कुछ खाने का बहाने किचन में जाती हूँ, उसकी वक्त वो किचन में आकर खड़ी हो जाती है और देखती रहती है मैं क्या बना रही हूँ। मुझे देखकर घर में सॉन्ग्स गाने लग जाती है, बहुत बार टोका टाकी भी करती है और मम्मी के आगे बैक बिचिंग भी करती है। मम्मी भी उसे डरती हैं और उसी की फेवर लेती हैं। उसकी हरकतें मुझे इरिटेट करती हैं, अच्छी नहीं लगती। मैं क्या रिएक्ट करूं उनकी इस हरकत पे मैम? कुछ रिएक्ट मत करो, शादी करो, अपने घर जाओ, ये लोग ना करें, खुद ढूंढो, ठीक है? ये परमानेंट है, आपका रैन बसेरा है एक तरीके से, और आप खुद कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है इनके गंद में घुसने की, ये इरिटेशन ही होगी। दूसरी चीज, जो इस तरीके के लोग हैं वो आपकी शादी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे नहीं, आपको ऐसे रख के टॉर्चर करेंगे। तो पहला काम है अपने लुक्स पे काम करो, रिश्ता ढूंढो, शादी करो, अपनी गृहस्थी बसो। इनको रिएक्शन देना, इन्हें डील करना जरूरी ही नहीं है। कम दिमाग के लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, करने दो। रही बात माँ की, माँ को दिख रहा है मुझे रहना इन्हीं के साथ है, वो इसलिए नहीं बोल रही कुछ। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, बट मेरी सास उनको सिखाती हैं, फिर शरीफ बनती हैं। उनको 6 महीने हो गए हैं, माँ से और भाई से मुझसे छिपकर बात करते, फिर तीनों ही मना कर देते हैं। पूछती हूँ तो मना करते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी हर जगह नुकसान ही न्यूसेंस ही करते हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, इवन टोंटबाजी करते हैं, जब काम हो तब बात करते हैं, बट मैं हर तरीके से उनको मिस करती हूँ। एक बार मैंने कमेंट किया था, मेरे से चिपकर गाड़ी उनको दी, मेरे देवर का नाम नहीं करवाते, बट गाड़ी मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड से बाय की है।
बट मेरी देवरानी को भी नहीं बताया, अब मुझे भी नहीं बताना चाहता, पूछूं तो लड़ाई करते हैं। मेरा कुछ भी पूछने का या कुछ और डिस्कस करने का मन नहीं करता, बट अंदर ही अंदर बहुत बातें खाई जाती हैं। फील करती हूँ उनको अलग होने के बाद भी पैसे देते हैं। आप अपनी ना, मेरे ख्याल में अगर आप अपनी जॉब पे होती, हमें क्या लगता है उस टाइम पे कि मेरा आदमी चाहे अपना सब कुछ भी गवा दे, जिस दिन इस पे लात पड़ेगी या जिस दिन ये ठोकर खाएगा उस दिन कम से कम मैं तो हूँ। और ऐसा टाइम आता है। और सपोज करो ऐसा टाइम नहीं आया, जितना आपके हस्बैंड उनके लिए कर रहे हैं उनकी फैमिली उनके लिए कर रही है, तो भी कोई बात नहीं, आपका नुकसान नहीं है उसमें। ठीक है, सपोर्ट है, आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं बन पा रहे, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका पति तो सिक्योर हैंड्स में है। फिर अगर ऐसे देखो तो भी ठीक, और नहीं तो आप ना अपना सेल्फ पे काम करना शुरू कर दो, हो सके तो कमाना शुरू कर दो। और जब आपके पति खुद डिस्कस करें तो कर लेना, नहीं तो इस चीज में आप घुसना बिल्कुल बंद कर दो। जस्ट से डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सुनना ही नहीं है उस चीज को कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा पैसा। अपने आप में मस्त होना सीख लो, छुप के बात करें, सीधे कह दो मेरे सामने ही कर लो, मैं क्या कुछ कह रही हूँ। नेक्स्ट, हेलो जी, मेरी दो बेटियां हैं, छोटी 5 साल की होने वाली है, बड़ी 7 साल की। छोटी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो कभी कभी खुद को ही हिट करने लगती है, फिर चीजें इधर उधर फेंकना स्टार्ट करती है। दूसरी जो है उसने पता नहीं झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, बहुत कुछ करके देख लिया, स्टोरी से एक्टिविटी से, वैसे भी कुछ एक वीडियो देख के भी। जब तक मेरी समझाती हूँ तब तक असर, पर जब बात खत्म उसके बाद फिर वही सब। छोटी बहन से हर चीज लेने को रेडी, और खुद की बार देने में जैसे जान निकलती हो वैसे। मैं दोनों को कैसे समझाऊं। लास्ट डे उस पे ऐसे सबने बोला कि किसी ने किया ऐसा, जबकि वो रोटी रही, मैंने नहीं किया। तब मैंने बोला क्या विश्वास कम हो गया, अब सब तुझे ही मानेंगे, प्लीज गाइड मी, बच्चों को कैसे हैंडल करूं। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग डियर। और दूसरी चीज क्या है ना, देखो, कोशिश करो कि उन्हें ना अकेले ना छोड़ के उनके साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। ये चीज काम करती है। जब दोनों लड़कियां साथ में आपस में रहती हैं, दोनों बच्ची हैं, उतनी बॉन्डिंग है नहीं है ना, लेकिन जब मम्मी बीच में बैठी होती है, मुझे तो यही फील होता है, तो हम अच्छी कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो थोड़ा सा उनके साथ आप जितना टाइम अभी दे रही हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना शुरू करो, जो चल रहा है उसको, अपने प्रयासों को जारी रखो, आएगा सुधार, है ना। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ अपने बच्चियों से कि कल को मैं नहीं रही, हम लोग नहीं रहे दोनों, तुम्हारे पेरेंट्स, मैं और डैडी, तो फैमिली के नाम पे जो सबसे क्लोज हो वो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनोगी। तो तुम इतना अगर आपस में लड़ोगे या तुम्हारे में बॉन्डिंग नहीं है, कैसे एक दूसरे का ध्यान रख पाओगे। तो हालांकि वो उस पर मेरे पे चिल्ला पड़ती है दोनों की, मम्मी तुम्हें तो जब देखो मरने की लगी रहती है। तो वो एक अलग सीन है, सुनती नहीं है उस चीज को। लेकिन मैं उन्हें एक क्रूशल वो बता देती हूँ कि तुम्हारी आपस में बॉन्डिंग होना, एक दूसरे में प्यार होना, एक दूसरे का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज हम 4 हैं जो एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन कल को हम नहीं रहेंगे, तब तुम 2 ही बचोगी। तो वो चीज उनको हिट करती है कहीं ना कहीं कि अच्छा, ट्राई कर लो ये भी। नेक्स्ट, मैम हबी आर्मी में है, शादी को 4.5 साल कंप्लीट हो गए, मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, या कुछ भी होता है तो वो पेरेंट्स को सुन के मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। शुरू में ड्यूरेशन कम था, अब बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। ड्यूरेशन ज्यादा, जब तक छुट्टी नहीं आते 3-4 महीने तक बात नहीं करते, बस कुछ जरूरी काम हुआ तो कैसे हैंडल करूँ। पेरेंट्स को सब बताते हैं, उनको सब सुनते हैं। उनके पेरेंट्स से थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग शुरू करो आप बनानी, है ना। और जितना हो सके, अगर पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग सेट हो गई, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर नहीं हो पाती, ठीक है, तो इस बार जब साइलेंट ट्रीटमेंट की बात आए या कुछ है, तो सीधे बोलो कि भाई नहीं हो पा रहा, देखो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा जीवन, कि ना आपके मम्मी पापा से मेरी बन रही है, ना मैं आपसे बन रही है, ना मैं आपके साथ रह रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, है ना। तो इस एक नतीजे पे पहुंचने के लिए कोशिश करो, इस चीज के लिए आसान नहीं है लेकिन मुश्किल रास्ता है, पर इजी इन तक पहुंचने का, अपने हस्बैंड तक पहुंचने का सबसे इजी रास्ता है यही। आपके लिए भले आसान ना हो, तो अपने इन लॉज से धीरे धीरे बातचीत करना, बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करो, मन है नहीं है।
यूज मत होने दो अपना, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा उनसे बन जाए। नेक्स्ट दीदी, घर के वास्तु के लिए आपने एक बुक का नाम बताया था, प्लीज एक बार बता दीजिए। मुझे उसका नाम नहीं पता है, 2 बुक्स हैं मेरे ससुर ने दी थी जो मैंने पढ़ी थी। अब वास्तु के नाम से आप कुछ भी लोगे वो सब में सेम ही है, मतलब दोनों बुक मैंने स्टडी करी ना, ऑथेंटिक चीज है, सेम ही है। कुछ में कुछ एक्स्ट्रा है, दूसरी में कुछ कम है, बस इतना है। मोटी दोनों है। तो कोई सी भी किताब आप लोगे वास्तु की वो सही है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि नियमों में ना सब जगह वही लिखा मिलेगा। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, माय क्वेश्चन इज, मेरे हस्बैंड का अपनी ब्रदर से बिजनेस को लेकर इशू है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से सिंपैथी लेना चाहते हैं, बट वो ब्रदर की साइड हैं। पेरेंट्स भी जानकर मेरे हस्बैंड को कई बार टोंट मारते हैं। हस्बैंड उनकी बातों में आ जाते हैं और चिल्लम चिल्ली। मुझे उनकी फिक्र है हेल्थ को लेकर, माइंड पर प्रेशर ना हो जाए। मैं बोली किसी से कुछ मत बोलो, काम डाउन। आई बिलीव इन कर्मा, बट हस्बैंड उल्टा मुझे बोलता है तू मुझे डिमोटिवेट करती है, मैं क्या करूं, प्लीज सजेस्ट मी। देखो ऐसी कंडीशन में ना, बीइंग अ वाइफ, आपके पति और आपके परिवार जो पति का है वो आपस में क्या कर रहे हैं ना, उसमें हमें घुसने की बजाय जब हमारा पति हमारे पास आए, जस्ट सुन लो उनकी बात, अगर वो आपसे शेयर करें, ठीक है। अगर नहीं करते, आप सिर्फ उनका ध्यान रख लो, आप उस मुद्दे पे बात ही मत करो। मुश्किल है, लेकिन जब तक बात मत करो जब तक सामने वाला प्रिपेयर ना हो आपकी वो बातें सुनने समझने के लिए। उनका है, आप सिर्फ इतना कह दो, देखो आपकी फैमिली, आपका ब्लड रिलेशन है, आपका रिश्ता जो उनके साथ है वो मेरे रिश्ते से अभी बहुत ज्यादा गाढ़ा है, पक्का है। आपको अच्छे से पता है आप क्या कर रहे हो, बस मैं आपके साथ हूँ। आप इतना उसको विश्वास दिलाते रहो, थोड़े टाइम बाद वो डील कर लेते हैं। साथ ही आपके ऊपर जो उनका वो है ना एक बॉन्ड, अभी परिवार वालों से 2 दर्जे का, वो भी स्ट्रांग होता है। तो सिर्फ आपको उनको साथ देना है, ना सलाह देनी है, ना उनको, मतलब उनकी चिंता भी मत करो, सही रहेंगे वो। फैमिली का मैटर होता है। जो सास ससुर और उनके बच्चे आपस में हो जाएंगे ना, बाहर से आई भी बहू कभी नहीं हो सकते। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करके थोड़ा सा साइड लाइन होके रहना पड़ेगा। बस आप ये अपने पति को विश्वास दिलाओ कि मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करूंगी जैसा भी आपको ठीक। नेक्स्ट, कभी कभी बीती हुई बातें बहुत हर्ट करती हैं, रोना आता है जोर जोर से, बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की। अकेले में रो लिया करो, कभी कभी रोना भी ठीक होता है, लेकिन पुरानी बातों को याद करके बार बार रोना, कई बार मन भर जाता है तो मेरे को तो लगता है रोना इट्स गुड, हल्का हो जाता है मन, एंड उसके बाद आप सो जाओ, रिवायर हो जाता है दिमाग, इट्स ओके। आप अपनी बीती हुई यादों से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन उनको अपना प्रेजेंट खराब नहीं करने देना, बस इतना मेक श्योर करो। नेक्स्ट दीदी, सोशल मीडिया में काम करके यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, दुनिया कमा रही है। नेक्स्ट, हेलो मैम, भगवान के पुराने कपड़ों का आप क्या करते हो, प्लीज रिप्लाई। देखो मेरे यहाँ पे 8 साल हुए हैं मुझे आए हुए, जितने कपड़े भगवान जी के मैं लाई हूँ अभी वो सही कंडीशन में है, अदल बदल करके कलर वाइज में उन्हें पहनाती रहती हूँ। इन केस कोई कपड़ा खराब हो गया तो आप बजाय उसे नदी में बहाने के या कुछ करने के, आप उसको छोटे छोटे पीस में काटिए, पौधे की मिट्टी में मिला दीजिए, कपड़ा है गल जाएगा। और करना है, आप उनको थोड़ी सी पवित्र लकड़ी लेके, कोई सी चंदन की जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आम की जैसा हवन में जलाते हैं, ऐसी लकड़ी, थोड़ा सा सामग्री, इन सबको मिला के आप उन चीजों को अग्नि में वो कर दीजिए, बजाय जल में प्रवाहित करने के, राख बन जाएगी, वो राख पौधों में मिला दीजिए। तो ये पर्यावरण के हिसाब से मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन ये है, और आपकी चीज कहीं गंदे नाले में जाके अटकेगी नहीं, कुछ नहीं होगी, वो भी सही है। तो जो चीजें पानी में गल सकती हैं, सपोज करो कोई मूर्ति है मिट्टी की टूट गई, अब आप उसको कहीं, मैं देखती हूँ पेड़ों पर रख देते हैं, कुछ यार दुख होता है, कभी उसी भगवान को आपने ऐसे नहा के छुओ, सिर पे पल्ला रख के छुओ, धूप बत्ती जलाओ, बिना नहाए नहीं छूना, बिना खाए नहीं करना पूजा, वो नहीं खाने के पहले नहीं करनी है, इस तरीके की चीजें दुनिया भर के नियम पाले होंगे। अब उनमें एक क्रैक आ गया तो वो मूर्ति कहाँ पड़ी है, कूड़े में पड़ी है, पेड़ के नीचे पड़ी है। इतना दुख होता है, उसको डिस्कार्ड करने के तरीके हो सकते थे, थोड़ा सा यहाँ से सोचा होता। और वहीं आके हिंदू धर्म की कहीं ना कहीं चीचड़ लेदड़ भी होती है कि देखो इनके भगवान जी कैसे पड़े। जो चीजें मिट्टी पानी में गल सकती हैं या मिट्टी में दबाने से गल सकती हैं, कंपोज हो सकती हैं, उनको सीधे मिट्टी में कर दो। जो चीजें नहीं हो सकती उनका मैंने अभी बताया
कि आप ऐसे मत जलाओ कि यूं तिल्ली लगा दी, भगवान जी कपड़े जलाने में थोड़ा सा जोर पड़ेगा, लेकिन आप आम की लकड़ी वगैरह एक जगह जमा करो, थोड़ा सा बबू ये जो होती है सामग्री, ये सब लो, उनको छोटे छोटे के टुकड़ों में काटो एंड देन बर्न। ऐश बन गई, उसको आप पौधों में मिक्स कर दो, हो गया डिस्कार्ड, और आपकी चीज पौधों में जा रही है। ऐसे कर लिया करो, वो होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता, मेरे तो अभी तक ले दे के जो नौरते घड़े के ऊपर से निकलते हैं वो रहते हैं, तो मैं उनको पहले मंदिर वंदिर ये ढूंढती थी, एक आध साल मैंने देखा, देन अब मैंने बंद कर दिया है। मैं उसको सीधे पन्नी में करके रखती हूँ, वो ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद उसको पौधे की मिट्टियों में मिला देते हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, अपना हस्बैंड ये भाई मैं कैसे चूज करें? हस्बैंड और भाई में अगर चूज करना पड़े, ये बड़ी विकट स्थिति है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों इक्वली अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी अब हस्बैंड के साथ चलेगी, भाई के साथ भाभी की चलेगी, तो आप अपने हस्बैंड को चुने तब। नेक्स्ट, दी मेरा ट्रांसफर हो गया है, कल ऑर्डर आ गया पन्ना से छतरपुर, मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, मैम से एकेडमी की एसएसटी क्लास का कोई एक लिंक प्लीज सेंड कर दीजिए, मुझे चैनल पर एसएसटी क्लास नहीं मिल रही। ऐसे कैसे नहीं मिल रही यार? चैनल पे जाओ और जहां पर पूरी वीडियोस होती हैं वहां पर है, सारे के लिंक मिलेंगे आपके। नेक्स्ट, दीदी अगर टाइम नहीं हो तो चैनल डिलीट कर दो या साफ साफ बोल दो वीडियो नहीं बना पाऊंगी, टाइम नहीं है। क्यों दूसरों का भी टाइम वेस्ट करवाती हो आप, कोई अपडेट भी नहीं देती हो कि आज वीडियो नहीं आएगा। जी बहुत बढ़िया, इतने अच्छी तरीके से मुझे समझने के लिए और इतनी बढ़िया सलाह देने के लिए। गांव के लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है और शहर के लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है? आजकल गांव में लड़ाइयां खेती बाड़ी के लिए सब चलता रहता है, गांव में रहना कभी मन नहीं करता। गांव में पहले शांति थी और नहीं अब है, आए दिन खेत में झगड़ा हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, दखल अंदाजी बहुत होती है, लोग किसी को खुश नहीं देखना चाहते गाँव में। और शहर में रहें तो डर लगता है, कैसे परिवार को सेफ रखें, शहर के लोग कैसे होते हैं आपके हिसाब से? शहर ज्यादा सही है, गाँव कुछ समझ में नहीं आता। देखो मैं तो पर्सनली शहर की ही हूँ, मैं कभी गांव में ऐसे परमानेंट रही नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए जब डाइट में मवाना में जब ट्रेनिंग करी थी तब, और जब मैंने 9 साल स्कूल पढ़ाया गांव में, तो जो मैंने गांव की टेंडेंसी देखी, वहां पर कोई क्या सोचेगा वो वाली बहुत ज्यादा है। नियम परंपराएं उनको तोड़ना बड़ी बहुत बड़ी बात है, लेकिन शहर में लोगों को ना इतना एक दूसरे से मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है, शहर में मतलब नहीं होता का कहने का मतलब आपके बराबर वाले घर में भी कोई अनहोनी भी हो गई तो कई बार पता ही नहीं होता। तो दोनों जगह के अप्स एंड डाउन्स हैं। आप देखो आपका होम टाउन क्या है, आपका लिविंग स्टाइल, या आपको कहाँ पर रहना सच में अच्छा लगता है, वो ठीक है। जिनको गाँव में रहना पसंद है वो शहर में आके बंदा बंदा सा हो जाता है ना? तो ये नहीं है कि शहर अच्छा है गांव अच्छा है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, हम दोनों जगह का अलग अलग हिसाब किताब है। तो बेटर क्या है वो नहीं है, लेकिन हाँ कनेक्टिविटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने की संभावनाएं, अगर ये सब देखें तो शहर ऑफ कोर्स बेटर है। नेक्स्ट, मेरे हबी मंथली अपनी दीदी जीजा जी को पैसे देते हैं, दोनों कुछ काम नहीं करते, मैं कुछ बोलूं तो हबी गुस्सा होते हैं और हबी का लोन चल रहा है, कैसे समझाएं? देखो बस यही समझा सकते हो कि कल को जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कैसे होएगा, उस दिन दीदी जीजा जी आएंगे करने के लिए, और ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो अडल्ट हैं आप, पति, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बीवी की जिम्मेदारी होती है या तो वो अपनी कमाई को सही तरीके से रखे, ताकि जब हस्बैंड को पता चले और जब तक नुकसान ज्यादा हो चुका हो तब तक हमारे हाथ में कुछ हो संभालने के लिए, या फिर जो घर खर्च के पैसे अगर मिलता है उनमें से कुछ सेविंग अपनी मजबूत रखे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे 2 भाई हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पापा का भी ठीक ठाक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, छोटी भाभी को बेटी हुई तो भाई या भाभी ने मुझे तब कुछ नहीं दिया, बोले बाद में दे देंगे 1 तोले गोल्ड के पैसे, बट बाद में भाभी ने मना कर दिया। भाई तो बिल्कुल जो कहती है वैसा करता है, और पापा भी थोड़े कंजूस टाइप ही हैं। दोनों भाइयों की शादी में मेरी कोई छोटी मोटी ज्वेलरी नहीं बनवाई, और अब जापे में भी कुछ नहीं। इससे मेरी माँ भड़क गई और बोली मेरी माँ के नाम 2 एकड़ जमीन है, वो मेरे नाम करेगी, हालांकि कलह ना हो इसलिए मेरी माँ को मना कर दिया, बट वो बोली मेरी बेटी का हक उनको देना पड़ेगा। क्या मेरी माँ सही कह रही है? हाँ भाई, देने को आओ तो बराबर बनता है हक, नहीं दिया तो हमें सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कह रही हैं कि मैं दूंगी, तब आप बड़ी बन के आप मना कर दोगी तो फिर कुछ नहीं मिलना। फिर अगर चाहिए तो जो मिल रहा है वो ले लो, और अगर मना कर रहे हो तो फिर मलाल मत करो कि जी तब नहीं दिया तब नहीं दिया, फिर वो चीज छोड़ दो।
एक साइड हो जाओ। क्योंकि ये मैंने देखा, जो महान बनने के चक्कर में जब वो कहते हैं कि हम तुझे जमीन देंगे करेंगे, बेटी कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे सच में कुछ नहीं मिलता। तो जो मिल रहा है या तो फिर ले लो, बात खत्म हो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं फैमिली में कभी हेल्प नहीं लेती जिसकी वजह से लोग मुझे ईगोइस्टिक बोलते हैं, लेकिन मुझे किसी से हेल्प लेने में बहुत खराब लगता है। ऐसा नहीं है, खराब क्या लगना, फैमिली होती है इसीलिए सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी हूँ। और सच में बुरा लगता है, मुझे भी लगता है। अगर किसी का मुझे पता चले कि उसको मेरी जरूरत थी और मैं वो काम आसानी से कर सकती थी, फिर भी उसने मेरे को पूछा नहीं, अपने आप ही कर लिया, तो थोड़ा सा कहीं फील होता है कि यार यार इतना भी अपना नहीं समझता ये। तो अगर आपको लगे कि आपका कोई फैमिली मेंबर है उस काम में इजीली आपकी हेल्प कर सकता है तो आप कर दो, बदले में आप भी खड़े रहो ना, तो अच्छा लगता है। उल्टा बुरा लगने की क्या बात है। नेक्स्ट, हेलो दी, आई एम प्राइवेट टीचर, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे फेस पर से लोगों को पता चल जाता है कि मैं स्ट्रेस में और परेशान हूँ। कितना भी कर लो बट फेस पर दिख जाता है, सब बोलते हैं आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। कैसे मैं अपना फेस रिलैक्स रखूं स्ट्रेस में, और सेकंड में कितना भी करूं स्कूल में प्रॉब्लम दिमाग से निकलती है, और घर में भी दिमाग में स्कूल की बात रह जाती है। मैं अपना 200% देती हूँ काम में, पर ये दोनों प्रॉब्लम से कैसे डील करूं, क्योंकि आप 200% देती हो इसीलिए गड़बड़ हो रही है। अपनी क्षमता से जब हम ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। 100% पे ही आ जाओ, जितना हो रहा है आराम से उतना करो, एंड दैट्स इट कह के छोड़ना सीखो। नेक्स्ट, और स्ट्रेस अगर है और चेहरे पे ना दिखे, ऐसा टैलेंट नहीं होता, दिखता है चेहरे पे। 10 साल की लड़की के लिए शैम्पू और कंडीशनर बताइए। देखिए मेरी तो जो छोटी थी बड़ी थी, 10 साल 5 साल, पैंटीन या डव ही शुरू से यूज कर रहे थे शैम्पू में। एंटी डैंड्रफ के लिए मेरे हस्बैंड को है वो हेड एंड शोल्डर, अभी सेसा वाला चल रहा था, तो वो है। बाकी पैंटीन या डव दोनों ही शुरू से मैं अपने बच्चों के बाल उसी से धोती आ रही हूँ। और कंडीशनर भी जब उनके बाल लंबे हो गए तब लगाना शुरू करा है, वो भी डव का, है ना। उससे पहले गार्नियर का आता था, वो अब बंद हो गया जब से स्विच करा है डव का। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते, मेरे हस्बैंड रेलवे लोको पायलट है, मेरे 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है, मेरी पढ़ाई ठीक है, मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लेना चाहती हूँ, मेरी एज 32 है, अभी मैं अदर स्टेट में रहती हूँ हस्बैंड के पास। मैं कंफ्यूज हूँ जॉब के लिए पढ़ाई स्टार्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, प्लीज दी रिप्लाई। देखो अगर जॉब है, लेने लायक हो, पढ़ाई है इस लायक, तो करो। मैं हमेशा मोटिवेट यही करती हूँ, अगर जॉब करने के लायक हो तो जरूर करो, कभी पीछे मत हटो। तो ले लो, घर का क्या है मैनेज करने का, जैसे जैसे तुम करते जाओगे मैनेज होता जाता है, ठीक है। तो जब ये सोच लोगे कि मैं लग जाए जॉब लगने के बाद मैनेज कर लूंगी, तो जॉब भी लग जाएगी एंड यू विल बी हैप्पी। तो यहाँ पर एपिसोड 213 के सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, एक मुझे पसंद नहीं आया, मतलब आई चूज टू नॉट रिएक्ट ऑन दैट, एक मैंने वो नहीं पढ़ा बस। बाकी लंबे छोटे सारे पढ़ लिए, लेकिन विनम्र निवेदन है अब इस पे जो भी कोई कमेंट करे अपने क्वेश्चन को कृपया करके थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प रखना, ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। फिलहाल ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार देख रहे हो। कमेंट करना, आपकी कोई प्रॉब्लम हो हमेशा लेटेस्ट वीडियो पे ही करना, चाहे ये वाली वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो भी कमेंट करने का मन हो तो लेटेस्ट वीडियो पे जाके करना, क्वेश्चन वहीं से मैं रीड करूंगी, यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। दूसरी चीज, आपका किसी के काम की अगर कोई क्वेश्चन लगा हो, उसको उसी हिस्से को क्लिप करके आप शेयर कर दो, तो ये भलाई का काम है, किसी का माइंड सॉर्टेड हो जाए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती जो आप दूसरे के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एपिसोड ये खत्म हुआ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।